whether it is kids wear, whether it is women's wear, whether it is men's wear, और any of the end products जो कि हम फैब्रिक को यूटिलाइज करके बनाते हैं। क्योंकि जैसे लास्ट सेशन में भी आपने सुना होगा, अनुराधा ने भी बोला कि फैब्रिक कहीं ना कहीं बहुत एसेंशियल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम गारमेंट्स की बात करते हैं, अपैरल्स की बात करते हैं, अलग अलग क्लोथिंग की बात करते हैं, या किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की जहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल उस प्रोडक्ट को फिनिश और फर्निश करने के लिए हम डिफरेंट फैब्रिक्स को यूटिलाइज करते हैं। तो ओवरऑल जो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है ना, वो ये है कि हम कभी भी किसी भी गारमेंट के लिए फैब्रिक को कैसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। फाइन, पहले मैं फैब्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करूंगा कि क्या एसेंशियल चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए फैब्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम राइट फैब्रिक को सिलेक्ट कर सके किसी भी गारमेंट के लिए, उसकी यूटिलिटी के हिस्से के तरफ से या उसके मैकेनिज्म के हिसाब से। फाइन, और एट द सेम टाइम अगर हमें डायरेक्टली एज एन इंडिविजुअल या एज ए हमें स्टाइलाइज करना है, यू नेवर नो आपको कब मौका मिले स्टाइलाइज करने के लिए भी, तो इवन इफ यू हैव टू पिक अप और शॉर्टलिस्ट a group of ready-made garments, what should be the criteria of selecting and picking up a particular type of ready-made garment for specific end use? कहने का मतलब है कि अगर आपको कभी रेडीमेड गारमेंट से भी स्टाइलाइज करके या कॉम्बिनेशन क्रिएट करके किसी को स्टाइलाइज करना है या किसी को वो ऑप्शन देना है अपैरल्स के फॉर्म में, तो आपको वो रेडीमेड गारमेंट सिलेक्ट करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है। फाइन, अपने क्लाइंट के हिसाब से और ओवरऑल फैब्रिक, उसका फैब्रिक कंटेंट या जो उसमें और भी चीजें हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। क्लियर? तो जिनको भी कोई क्वायरीज होंगी, जब भी हम आपस में शेयर करेंगे इस तरीके का इंफॉर्मेशन, तो प्लीज जैसे ही हमारा सेशन, वंस आई एम डन विद द सेशन, तो उसके बाद आप प्लीज फील फ्री टू आस्क वट एवर क्वायरी यू हैव। फाइन, सो बेसिकली स्टार्ट हम करेंगे। देखो ये कोई इतना हमारा सिलेबस से लिखाई पढ़ाई वाला जैसा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में इट इज 100% रिलेटेड टू वट एवर कोर्स वी आर परसुइंग, चाहे वो किड्स वेयर है, वुमेन्स वेयर है, टेक्सटाइल ऑर्नामेंटेशन है, सरफेस ऑर्नामेंटेशन है, या आने वाले टाइम में मेंस वेयर भी करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप यूटिलाइज करेंगे अपने सभी कोर्सेज में। फाइन, तो प्लीज एक और सजेशन है मेरा कि आप सुने, समझने की कोशिश करें और उसको दिमाग में रख के फर्दर यूटिलाइज करने की कोशिश करें। और अभी पॉइंटर्स और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वी विल बी शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद यू विद इन कपल ऑफ डेज। फाइन, एक दो दिन में आपके साथ जो भी मैं चीजें डिस्कस करूंगा वो रिटन फॉर्मेट में आपके साथ डेफिनेटली हम हर शेयर का जैसे करते आए हैं वैसे ही सेम हम आपके साथ वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। गॉट इट? सो बेसिकली देखो, एज एन इंडिविजुअल जब भी हमें कभी भी क्लोथिंग के रिगार्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है, चाहे हमें अपने आप के लिए रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने हैं, चाहे फैब्रिक परचेज करना है किसी भी गारमेंट को स्टिच करवाने के लिए, या किसी भी एंड प्रोडक्ट जो कि फैब्रिक से बना हो, उसके लिए जब भी हमें डिसीजन लेना है, और हम बाकी होम डेकोर, होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स की बात अभी नहीं करेंगे डायरेक्टली एकदम से अभी, नो डाउट आई विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो, बट अभी हम मेनली गारमेंट्स, अपैरल्स या ओवरऑल क्लोथिंग की बात करेंगे। तो एज एन इंडिविजुअल व्हेन वी हैव टू मेक ए डिसीजन फॉर एनी काइंड ऑफ क्लोथिंग और गारमेंट और अपैरल, तो यूजुअली हमारे माइंड में क्या होता है कि भाई किस एरिया में ये पहनना है, मींस कहाँ पे यूटिलाइज करना है उस गारमेंट को। एक तो हो गया डेली डे टू डे रूटीन में हम उस पर्टिकुलर गारमेंट को यूज करने वाले हैं, बट वेन एवर यू गो फॉर शॉपिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम विच एनी गारमेंट इज टू बी स्टिच्ड, या सेकेंड आप रेडीमेड गारमेंट ही परचेज करने जाते हो, तो कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड हमारा क्या थॉट प्रोसेस रहता है कि अच्छा, अब वेडिंग आने वाला है, ये मैं उस लिए शॉपिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये गारमेंट मुझे उस बर्थडे पार्टी पे पहनना है, या मेरे पास डे टू डे रूटीन में सब ऑब्सलीट हो गए हैं गारमेंट्स, तो आई नीड टू गो फॉर अ शॉपिंग और नए गारमेंट्स परचेज करने हैं। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस जरूर होता है। एंड एज ए डिजाइन, एज ए स्टूडेंट्स हु आर इनटू स्टिचिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ वेरियस गारमेंट्स एंड अपैरल्स, आपके पास भी जब कल को क्लाइंट आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी एक थॉट प्रोसेस होगा, एक एम होगा, वो आपसे वो गारमेंट क्यों स्टिच करवाना चाह रहे हैं, इजंट इट? तो उस चीज को उस एरिया में एम्फसाइज करना
और ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। दैट इज ओके, हम फैब्रिक बहुत अच्छा परचेज करेंगे, महंगे वाला करेंगे, प्योर क्वालिटी वाला करेंगे, स्टिचिंग और पैटर्न बहुत एक्यूरेटली बनाएंगे, बट कहीं ना कहीं आपके क्लाइंट का प्रोफाइल क्या है उसको ध्यान में रखना है। मींस उनकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट नेसेसिटी उस पर्टिकुलर तरीके के गारमेंट की क्या है, वो सबसे ज्यादा एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको एम्फसाइज करना है, ध्यान देना है। क्योंकि आपका ओवरऑल राइट फ्रॉम डिजाइनिंग, स्टिचिंग, आपका सिलवेट विच मीन शेप ऑफ ए गारमेंट, सब उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए कायदे से, टेक्निकली। तभी आप एक अप्रोप्रिएट क्रिएटर हो उस गारमेंट या कॉस्ट्यूम के। फाइन। और अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो हम कितने तरीके के फैब्रिक्स अपने आस पड़ोस में, घरों में, इन द फॉर्म ऑफ गारमेंट्स, होम होम डेकोर प्रोडक्ट्स लाइक बेड शीट्स, कर्टन्स, कुशन कवर, सोफा कवर, मतलब अगर हम काउंट करने लग जाए तो 50 से ऊपर प्रोडक्ट्स होंगे, इंक्लूडिंग गारमेंट्स या कुछ एक्सेसरीज, इवन सम टाइप्स ऑफ सम काइंड्स ऑफ फुटवेयर्स आल्सो। है कि नहीं? क्या किसी ने कभी ये सोचा है कि जो फैब्रिक पर्दा बनाने में इस्तेमाल में लाया जा रहा है उससे हमने कभी शर्ट नहीं देखी, जो शर्ट में इस्तेमाल में लाया जा रहा है उससे हमने कभी सोफा कवर नहीं देखा, या जो सोफे का अपहोल्स्ट्री फैब्रिक होता है, इजंट इट? या जो फुटवेयर में यूज हो रहा है उसका कभी बेडशीट नहीं बना हुआ देखा। है सारे ये फैब्रिक्स ही। आई होप आप समझ रहे हैं। है ये सारी चीजें फैब्रिक्स ही, रॉ मटेरियल फैब्रिक ही है। लेकिन द फैब्रिक विच वी सी अराउंड अस, वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग एंड प्रोडक्ट्स के लिए सदियों से यूज होता आ रहा है, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और ऐसा क्यों है? बिकॉज ये जो हमारे पास इनफाइनाइट अलग अलग इतने सारी क्वांटिटी में अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स हैं, वो सारे के सारे फैब्रिक्स डिफरेंट तरीके से बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के यार्न्स और फाइबर्स से बनते हैं, जो हमने पहले फाइबर्स यार्न्स के बारे में बहुत डिस्कस किया है। इतना तो आप समझ सकते हैं इस सेंटेंस से अब इस स्टेज में आके। फाइन। और कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम ये सारे के सारे फैब्रिक्स जो बनते हैं अलग अलग फाइबर से, फैब्रिक से, अलग कंस्ट्रक्शन टेक्निक से, उन पे अलग अलग फिनिशिंग्स दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज से ज्यादा उनकी जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कौन सा फैब्रिक कैसा बिहेव करेगा, किसकी कैसी स्ट्रेंथ होगी। कई फैब्रिक्स का फॉल बहुत अच्छा, कई बिल्कुल भी फॉल अच्छा नहीं करते, कईयों की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी, कईयों की बिल्कुल भी अच्छी नहीं। कई विंटर्स में वार्मथ प्रोवाइड करेंगे विच मींस गर्माहट प्रोवाइड करेंगे, कई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कई समर्स के लिए हमें बॉडी को बहुत कंफर्टेबल फील कराएंगे। बट एट द सेम टाइम कई फैब्रिक्स ऐसे जिनमें ड्यूरेबिलिटी और लुक बहुत अच्छी है, लेकिन वो समर वियर क्लोथिंग के लिए यूज ही नहीं हो सकते, इजंट इट? तो कहीं ना कहीं बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें किसी भी चीज में, किसी भी फॉर्म में, चाहे आप रेडीमेड गारमेंट्स पिक कर रहे हो, चाहे फैब्रिक सिलेक्ट कर रहे हो किसी भी गारमेंट को स्टिच करने से पहले। क्योंकि एक बात मैं शायद आप लोगों से पहले बहुत बारी बोल चुका हूं कि पेपर पे हम कुछ भी डिजाइन बना लें, कोई भी शेप सिलवेट बना लें, लेकिन पहली बात, जरूरी नहीं है कि वो किसी फैब्रिक में उतना एक्यूरेट और अच्छा बन पाएगा या बिल्कुल सेम बन पाएगा। सेकेंड, अगर वो शेप के हिसाब से उतना अच्छा बना तो जरूरी नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ, मजबूती और उसकी यूटिलिटी और उसका कंफर्ट उस लेवल का हो पाएगा किसी भी कपड़े में। है कि नहीं? आई होप आप एग्री करेंगे इस बात को। तो कहीं ना कहीं हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हम फैब्रिक को सिलेक्ट करें, और फैब्रिक को किसी भी गारमेंट के लिए सिलेक्ट करते हुए किन बारीकियों का हमें माइंड में ध्यान रखना है। और वो बहुत कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें हमेशा गुरुकुलम की किताब और सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्सटाइल या इस सेशन की या बाकी सेशंस की रिकॉर्डिंग साथ में लेके चलना है। बट अगर आप एक बार उस चीज को सुनेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे, तो वो आपकी, जैसे हमारी बाकी एक्टिविटीज बन जाती है ना, कई हैबिट्स बन जाते हैं बेसिक, इजंट इट? अब बहुत सारे हमारे ह्यूमन जेस्चर्स ऐसे होते हैं जो हमें कोई करने को बोलता नहीं है, जो बार बार हमें सीखना या पढ़ना नहीं पड़ता, वो विद द टाइम, विद एक्सपीरियंस, वो इनकलकेट हो जाते हैं हमारे डे टू डे रूटीन में, इजंट इट? सेम ऐसे ही जब भी आप इस चीज को समझेंगे, उस पर थोड़ा वर्कआउट करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपका वो एक तरीके का हैबिट, रूटीन बन जाएगा। तो उसके बाद जब भी आपने किसी भी गारमेंट का, कोई भी, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ विमेन्स वियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे या किड्स वियर की बात कर रहे हैं, या फैब्रिक ऑर्नामेंटेशन मॉड्यूल के हिसाब से होम होम डेकोर प्रोडक्ट्स या होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, फैब्रिक से बने हुए किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लो,
तो वेन एवर यू विल गो टू बाय अ फैब्रिक, परचेज करने जाएंगे, बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस राइज होंगे और आप उन पे अमल करना शुरू करोगे फैब्रिक को खरीदने से पहले, और करना भी चाहिए, और हर इंडस्ट्री करती है, टेक्निकली भी और कमर्शियली भी। तो बेसिकली किन बातों की मैं बात कर रहा हूं, हम पहले डिस्कस करेंगे कि जब भी हमें सिलेक्ट करना है फैब्रिक किसी भी एंड यूज के लिए, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कई टर्मिनोलॉजीज, कि चाहे हम अपैरल्स की बात करें, गारमेंट्स की बात करें, होम डेकोर प्रोडक्ट्स की बात करें, कोई भी ऐसी एक्सेसरी जो फैब्रिक से बनती है उसकी बात करें। क्यों बार बार बोल रहा हूं, ताकि आप याद रख सके इन चीजों को। तो जब भी हमें फैब्रिक सिलेक्ट करना है, हमें सबसे पहले किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, जब भी हम किसी फैब्रिक के बारे में बात करते हैं, वो कैसा बिहेव करेगा, उसमें स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी कैसी होगी, वो उसका विजुअल अपील कैसा होगा, अगर हम उस पे एम्ब्रॉयडरी करना चाहें तो वो कलर को या यार्न्स को कितना स्ट्रांगली उस पे निखर के आएंगे, खिल के आएंगे, इजंट इट। अगर हम उस पे प्रिंटिंग करना चाहें, कलर उसमें कितने अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, ताकि वो प्रिंटिंग एकदम 2-3 वॉशिंग्स के बाद फेड आउट ना हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है, ओवरऑल ओवरऑल अगर हम बात करें डिटेल में, हम स्टेप बाय स्टेप आज डिस्कस करेंगे इसको। ओवरऑल आपको हमेशा ध्यान रखना है कोई भी फैब्रिक परचेज करते हुए, कि वो फैब्रिक छूते ही, खरीदने से पहले देखते ही आपको उसको फील करके देखना है। और कहीं ना कहीं आपने फाइबर्स के बारे में इतना डिटेल में डिस्कस किया है, समझा है, पढ़ा है, तो जानने की कोशिश करनी है कि ये जो पर्टिकुलर फाइबर फैब्रिक है, ये किस फाइबर से बना होगा। क्या ये नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन फैमिली को बिलोंग करता है? क्या ये सिल्क वाले फाइबर से बिलोंग करने वाला, सिल्क फैमिली को बिलोंग करने वाला फैब्रिक है? क्या ये पॉलिएस्टर जैसा मैनमेड फाइबर से बना हुआ पॉलिएस्टर फैब्रिक है? तो एटलीस्ट पहला एक्टिविटी देखो, सुनने में, आज पढ़ने में और सुनने में, समझने में आपको लगेगा ओहो, हर बारी जब फैब्रिक खरीदने जाएंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम ये सारी चीजें करें या परखें। बट जैसे मैंने आप लोगों को इसीलिए पहले क्लियर किया कि आप जब इन चीजों को समझेंगे, और आज जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा उस पर एम्फोसाइज देके ये आपका हैबिट बन जाएगा। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई बहुत टाइम नहीं लगता कि हम 10 मिनट में 4 मीटर फैब्रिक कोई खरीद रहे हैं वुमेन्स वेयर के गाउन के लिए, और ये चीजें याद करते हुए हमें आधा घंटा उसमें लग जाएगा और फिर 15 मिनट खरीदने में, ऐसा कुछ नहीं है। Got it? तो कहीं ना कहीं कोई भी फैब्रिक जो है, उसकी ये सारी चीजें, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं फाइबर टाइप के ऊपर डिपेंड करती है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड, उसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक के बारे में, उसमें किस तरीके का यार्न यूज किया गया है, और उस पर किस तरीके का एडिशनल कोई टेक्निक अप्लाई किया गया है। इन्हीं चीजों को हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फाइन। और अगर हम एज ए कॉमन इंसान, कॉमन जनता, मासेस के हिसाब से इस चीज को एक्सप्रेस करना चाहें, तो कहीं ना कहीं कोई भी फैब्रिक कैसे बिहेव करेगा, क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी होगी, कहाँ कहाँ उसको यूज में लाया जा सकता है, वो 100% इन्हीं चीजों पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। कौन सा? सबसे पहला, कि वो किस रेशे से उसका धागा बना है, मींस फाइबर क्या है उस फैब्रिक का। सेकंड, उसमें किस तरीके का धागा, थ्रेड विच मींस यार्न, यूज किया गया है। और तीसरा, उस पे किस तरीके की फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक या मेथड, मींस क्या वो वीविंग टेक्निक से बना है तो वो कपड़ा अलग तरीके से बिहेव करेगा, क्या वो निटिंग से बना है, वो कपड़ा अलग तरीके से बिहेव करेगा, उसकी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी अलग होगी, उसकी डाई को एब्जॉर्ब करने की क्षमता, टेंडेंसी अलग होगी, उस पे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो चीज अलग एस्पेक्ट से इंक्लूड होगी। क्या उस पे हम कोई और टेक्सटाइल फिनिश दे सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी उसकी फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक पे डिपेंड करेगी। और फोर्थ और लास्ट, कि हमने फैब्रिक बनने के बाद, चाहे वो वीविंग टेक्निक से बना है, नॉटिंग से बना है, निटिंग से बना है, या पेस्टिंग टेक्निक से बना है, ये सब होने के बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट एरिया है, वो कहीं ना कहीं है कि क्या हमने उस कपड़े को बनने के बाद उसको किसी केमिकल फिनिश से ट्रीट किया है, या हमने उसके ऊपर कोई और सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक अप्लाई करी है। तो ये बहुत सारी चीजें आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। फाइन। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कौन से फैब्रिक को हम किस एंड प्रोडक्ट के लिए यूज में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जब हमने बात की थी फाइबर टाइप, तो कहने का मतलब है कि जो भी फैब्रिक है, आप फैब्रिक की शॉप पे गए, फैब्रिकेटर की शॉप पे गए,
वहां पे आपको एक विमेन्स वेयर टॉप बनाना है, आपको बहुत सारे फैब्रिक्स दिखे, उनमें से आपको किसी फैब्रिक का पैटर्न या प्रिंट या एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छा लगा, तो आपका फर्स्ट ग्लैंस में मन करेगा हाँ जी, ये 4 मीटर फैब्रिक लेके या 2 मीटर जितना भी उस टॉप में या गाउन में लगेगा उतना में परचेज करके, क्योंकि ये दिख अच्छा रहा है तो डेफिनेटली ये बनेगा भी अच्छा। बट ऐसा कभी जरूरी नहीं है, और ऐसा हमेशा नहीं होता। फाइन। तो आपका पहला स्टेप क्या फर्ज बनता है, आप उस फैब्रिक को शॉपकीपर को बोले कि हमें इसका फैब्रिक स्वॉच दो, या हमें फैब्रिक को फील करने दो। क्यों? ताकि फील करने के बाद आप काफी हद तक इतना एनालाइज कर सकते हैं अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद कि वो फैब्रिक, जैसे मैंने पहले बोला, नेचुरल फाइबर से बना हुआ है या मैनमेड से बना है। अब आप बोलेंगे इससे कौन सा हमने बहुत कोई तूफानी नॉलेज गेन कर लिया और फैब्रिक हम सही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने जरूर ये पढ़ा है आज तक बहुत बारी कि नेचुरल फैमिली को बिलोंग करने वाले फैब्रिक्स इजिली समर वियर क्लोथिंग या इजिली ऐसे एंड प्रोडक्ट्स में यूज कर सकते हैं या गारमेंट्स में जो कि हॉटर क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए सूटेबल हैं, या जो समर वेयर के लिए सूटेबल है। क्यों? क्योंकि उनकी यूजुअली 99% ऑफ दी नेचुरल फाइबर से बने हुए फैब्रिक्स की जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी है वो एक्सलेंट या गुड तो होती ही है। सेकंड, उनकी जो एयर परमेबिलिटी, जिसका मतलब होता है उस कपड़े की क्षमता हवा को अपने में से आसपास पास थ्रू होने देने की क्षमता, वो भी 90% ऑफ द नेचुरल फैब्रिक्स में ज्यादा गुड या एक्सीलेंट ही होती है। तो बाय डिफॉल्ट इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से कहीं ना कहीं, थैंक यू, इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से कहीं ना कहीं हम इजिली उनको समर वेयर क्लोथिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा जब हम एक्चुअली फाइबर कंटेंट या फाइबर प्रॉपर्टीज या फाइबर टाइप की बात करते हैं किसी भी कपड़े की, तो हमें कहीं ना कहीं इतना एनालिसिस हो जाता है, इतना पता चल जाता है कि उसका मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी कैसा है। ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, मजबूती कैसी है। तीसरा, उसमें एयर परमेबिलिटी कैसी है। ठीक है। और चौथा, क्या उसमें बाय बर्थ बाय डिफॉल्ट पहले से ही शाइन है या नहीं है। ठीक है। और मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन से सिर्फ ये नहीं पता चलता कि उसको हम गर्मियों में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर उस कपड़े का क्षमता टेंडेंसी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की अच्छी है, तो आप कल को उसको कटिंग के बाद, स्टिचिंग के बाद या उससे पहले किसी भी रिक्वायर्ड या किसी भी बायर के, क्लाइंट के, यूजर के डिजायर्ड कलर में डाई कर सकते हैं, चाहे टाई एंड डाई टेक्निक से, चाहे किसी फ्लैट एक कलर में। उसके अलावा आप कल को उसके ऊपर कोई भी प्रिंटिंग टेक्निक्स में से प्रिंटिंग करनी हो सकता है आपके क्लाइंट ने बोला हो कि ये जी मेरा ऑफ वाइट कलर या स्नो वाइट कलर का फैब्रिक या गारमेंट है, तो मुझे इस पे कल को आप डिजिटल प्रिंट करके दो, ये मेरा पैटर्न है। तो ऐसे तो हम कोई भी फैब्रिक उठा लेंगे शॉप से, तो कल को हमने उसको कटिंग भी कर लिया, छूने में भी अच्छा है, एयर परमेबिलिटी भी अच्छा है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा है, लेकिन कल को जब आप उसको कटिंग करके पैटर्न के हिसाब से उसके ऊपर प्रिंट करेंगे तो पता चला कि प्रिंटिंग हो ही नहीं रही, और अगर हो रही है तो जो कलर्स का एब्जॉर्प्शन लेवल होना चाहिए उस कपड़े का वो उसमें है ही नहीं, तो आपका टोटल वेस्ट हो गया, क्योंकि प्रिंटिंग उस लेवल की होगी नहीं, वो कलर्स का टिंट या शेड उस लेवल का आ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उस फैब्रिक की मॉइस्चर को, डाई को, केमिकल्स को, लिक्विड को एब्जॉर्ब करने की उतनी टेंडेंसी नहीं है। फाइन। तो कहीं ना कहीं नेचुरल फाइबर्स के कैटेगरी में बिलोंग होने वाले फैब्रिक्स की ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज 80 to 90% गुड या एक्सलेंट ही होती है। तो जब भी आपने कभी प्रिंटिंग यूज करना है अपने गारमेंट में, कभी आपने डाइंग यूज करना है, चाहे फ्लैट कलर डाइंग, चाहे किसी भी कलर मीडियम ऑफ डाइंग, चाहे टाई एंड डाई इटसेल्फ, जो आपने पढ़ा भी है अपना फैब्रिक ऑर्नामेंटेशन वाले मॉड्यूल में या पढ़ेंगे नए बच्चे, तो आपको बाय डिफॉल्ट आंख बंद करके सबसे पहले एम्फोसाइज करना है कि हमें वही फैब्रिक पिक करना है, चाहे सैंपल के जितना, चाहे किसी गारमेंट के जितना, जो कि नेचुरल फैमिली को बिलोंग करता हो। फाइन। और आपके मॉड्यूल में भी ये पढ़ाया जाता है कि नेचुरल फैमिली में बिलोंग करने वाले, नेचुरल फाइबर से बनने वाले कौन कौन से फैब्रिक्स हैं, और कुछ तो हमें जन्म से ही पता है, कॉटन हो गया, लिनन हो गया, हेम्प हो गया, रैमी हो गया, और इवन कॉटन जब हम कहते हैं तो कॉटन में, कॉटन की फैमिली में बिलोंग करने वाले बहुत ऐसे फैब्रिक्स हैं, राइट फ्रॉम कॉटन वॉयल, कैमरिक, पॉपलिन,
then we have casement, isn't it? Then we have khadi, then we have denim. इतने सारे फैब्रिक्स. कॉटन इज द सिंगल फैमिली जिसकी फैमिली में इतने सारे नाम के फैब्रिक्स उस फैमिली को बिलोंग करते हैं. क्यों? क्योंकि उनमें जो धागे थ्रेड्स यूज होते हैं फैब्रिक्स को बनने में, वो कॉटन के फाइबर से ही बनते हैं. समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं फाइबर प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी होता है जब भी हम किसी एंड प्रोडक्ट के लिए फैब्रिक को परचेज करने चाहते हैं या शॉर्टलिस्ट या सिलेक्ट करने चाहते हैं. ठीक है? क्लियर? इतना आई गेस समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है. और मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन के अलावा हमें कहीं ना कहीं हीट कंडक्टिविटी का भी पता होता है. क्यों? क्योंकि हीट कंडक्टिविटी से हम क्या समझते हैं? अगर हमें पता है कि ये नेचुरल फाइबर से बना हुआ फैब्रिक है तो उसका हीट कंडक्टिविटी कैसा होगा. अगर हमें पता है ये मैनमेड फाइबर से बना हुआ फैब्रिक है तो उसका हीट कंडक्टिविटी कैसा होगा. तो कहने का मतलब है कि हीट कंडक्टिविटी से हम क्या समझते हैं? वो किसी भी फाइबर की, किसी भी फैब्रिक की एबिलिटी होती है कि वो हीट को किस तरीके से कंडक्ट करता है और अपनी बॉडी से अवे रखता है, दूर रखता है. फाइन, उसको बोलते हैं हीट कंडक्टिविटी. तो यूजुअली अगर हमारे पास ऐसा फैब्रिक है जो हमने विंटर वेयर क्लोथिंग में यूज करना है और उसकी हीट कंडक्टिविटी कैसी है, पुअर है, तो वो विंटर वेयर क्लोथिंग में यूज नहीं होगा. क्योंकि वो आपकी बॉडी की हीट को रिटेन और मेंटेन रख ही नहीं सकता. तो पता लगा आपने बहुत अच्छा डिजिटल प्रिंट किया हुआ कोई फैब्रिक विंटर वेयर टॉप के लिए या किसी भी गारमेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया. बट क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है, हमने शुरू में ध्यान नहीं दिया कि ये नेचुरल फाइबर का है या मैनमेड फाइबर का है. तो हमें ये आइडिया ही नहीं होगा कि उसकी हीट कंडक्टिविटी टेंडेंसी कैसी है. इजंट इट? और उसके अलावा हमें कहीं ना कहीं फाइबर से उस कपड़े की ओवरऑल स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है. क्यों? क्योंकि फाइबर दुनिया के किसी भी फैब्रिक का बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है. तो अगर हमने ऐसे रेशे से धागा बनाया और उस धागे से कपड़ा बनाया जो कि इटसेल्फ वीक है, खुद में ही वीक है, तो जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी वीविंग कर लो, निटिंग कर लो, कपड़ा मजबूत नहीं बनेगा. समझ रहे हैं? गॉट इट? और अगर हमने इस तरीके के फाइबर से यान बनाया और उस यान से फैब्रिक बना है जो कि इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग है, जैसे लिनन, सिल्क, ठीक है, पॉलिएस्टर, नाइलन, ये अपने आप में ही बाय बर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो इन रेशों से जो धागे बनेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग ही बनेंगे. उन धागों को जब हम कन्वर्ट करेंगे इनटू फैब्रिक बाय वीविंग, निटिंग, नॉटिंग, पेस्टिंग, वो सब स्ट्रॉन्ग ही बनेंगे एक स्पेसिफिक अमाउंट में. और उसके अलावा भी बहुत बारी ऐसा होता है कि धागे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है. कॉटन, कॉटन का जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है वो ना तो पुअर होता है ना एक्सीलेंट होता है, वो होता है मॉडरेट. ठीक है? तो उसको स्ट्रॉन्ग हम बाद में कई फिनिशिंग टेक्निक से, कई फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक से भी स्ट्रॉन्ग करते हैं. लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं फाइबर के ऊपर वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. तो आपकी एक बेसिक हैबिट होनी चाहिए कि जब भी फैब्रिक खरीदना है तो हमें सबसे पहले कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए वो किस फाइबर से बना है. ठीक है? और अगर फाइबर से हमें कंफ्यूजन होता है तो हमारे पास सेकंड एक और मेथड है. वो क्या है कि उस फैब्रिक की कतरन या उस फैब्रिक के साइड से एक थ्रेड निकाल लो. विच मींस अब हम बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं यार्न टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है फैब्रिक कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा नहीं होगा, किस फैमिली से फाइबर से बना है. क्योंकि धागा तो फाइबर को ट्विस्ट कर करके ही बना होगा ना, अगर वो स्पेशली नेचुरल फाइबर है. इजंट इट? कॉटन हो गया, लिनन हो गया, रेमी हो गया, हेम्प हो गया, इस तरीके की सारी फैब्रिक्स नेचुरल. ठीक है? तो कहीं ना कहीं यार्न टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और यार्न टाइप से हम क्या समझते हैं? यार्न टाइप तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके के धागे, थ्रेड्स. बट यार्न टाइप टेक्निकली और कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फैब्रिक से रिलेटेड जिसको हमने सिलेक्ट करना है किसी भी एंड प्रोडक्ट के लिए, किसी भी गारमेंट के लिए. क्यों? क्योंकि अगर एक सेम कॉटन का कपड़ा टू प्लाई यार्न से बना है, टू प्लाई थ्रेड से बना है, और दूसरा सेम वही उसी कलर का कॉटन का उसी क्वालिटी का फोर प्लाई यार्न से बना है, तो फोर प्लाई यार्न वाला जो फैब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, कॉम्पैक्टनेस और भी बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स जैसे कि जो अभी शायद आपने ना पढ़ी हो या सुनी हो, एब्रेशन रेजिस्टेंस,
जैसी टर्मिनोलॉजीज, वो कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड करती हैं। अब ये जो प्लाई का मतलब है, उसका ये मतलब है कि जब हम रेशे को ट्विस्ट कर करके स्पिनिंग प्रोसेस से धागा बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, तो वो सिंगल यार्न बनता है। फिर जब ऐसे ही दो सिंगल धागों को आपस में ट्विस्ट करके हम एक नया धागा बनाते हैं, तो वो टू प्लाई यार्न कहता है, जो कि और ज्यादा मजबूत होता है। अब ऐसे ही सिंगल चार धागों को जब हम आपस में ट्विस्ट करके धागा बनाएंगे, उस धागे को बोला जाएगा फोर प्लाई यार्न। तो वो टू प्लाई यार्न या सिंगल यार्न से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है। तो जितना प्लाई ऑफ यार्न ज्यादा होगा, उतना ही कपड़ा मजबूत बनेगा। और स्पेसिफिकली अगर आपको स्पोर्ट्स वेयर के लिए सपोज टी शर्ट बनानी है, या किसी भी स्पोर्ट्स की कॉस्ट्यूम या यूनिफॉर्म बनानी है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सबसे पहले दो चीजें आनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल कि उसमें स्ट्रेच होना चाहिए, उसमें ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, और वो मॉइस्चर को, स्वेट को, पसीने को सोखना चाहिए। और ये तीनों चीजें उस फैब्रिक में होनी चाहिए। और वो आपको तब भी पता लगेगा फैब्रिक खरीदते हुए, जब आप इन चीजों पे ध्यान देंगे कि किस फाइबर से बना है, नेचुरल है या मैनमेड है, किस यान से बना है, नेचुरल है या मैनमेड है। प्लस थर्ड, फाइबर हमने डिस्कस किया, यान टाइप हमने डिस्कस कर लिया, उसके अलावा थर्ड, किस फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक से वो कपड़ा बनाया गया है। और थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया कि जब फैब्रिक, पूरे वर्ल्ड में फैब्रिक बनाने के चार मेजर टेक्निक्स हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला वीविंग, सेकंड उससे कम यूज होने वाला निटिंग, उसके बाद थर्ड नॉटिंग, और लास्ट में फोर्थ पेस्टिंग। तो बनते तो इन्हीं चार मेजर तरीकों से दुनिया के हर एक फैब्रिक है। इवन आज के टाइम में जब से पॉली बैग्स बैन हुए हैं, हर एक शॉपकीपर, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा स्टोर, आपको एक वो फैब्रिक जैसा, टिश्यू जैसे फैब्रिक का बना हुआ कैरी बैग देता है ना। देखा है ना सभी ने, चाहे वो स्वीट्स की शॉप है, चाहे वो गारमेंट्स की है, चाहे वो हाँ। किसी भी प्रोडक्ट की है, इजंट इट? तो दैट फैब्रिक इज कॉल्ड, वो जो फैब्रिक होता है उसको नॉन वोवन फैब्रिक बोलते हैं। ना वो वीविंग से बनता है, ना निटिंग से, और ना ही नॉटिंग से। उसमें हम फाइबर को सीधा केमिकल्स के साथ, कंप्रेस्ड हॉट एयर के साथ प्रेस करते हैं, और जब वो सॉल्यूशन इवेपोरेट हो जाता है, तो हमारे पास उस तरीके का शीट टेक्सटाइल फैब्रिक लाइक मटेरियल अवेलेबल होता है। बट है तो वो भी फैब्रिक ही ना। तो कल को अगर हम सोचे उससे हम कोई गारमेंट या गारमेंट की स्लीव बनाए, तो सॉरी वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उस तरीके के फाइबर, उस तरीके के फैब्रिक, उस तरीके की फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक में वो प्रॉपर्टीज, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं कि आप उसको क्लोथिंग, गारमेंट या अपैरल्स में यूज कर सको। वो सबसे ज्यादा डेलिकेट कैटेगरी के फैब्रिक्स हैं। फाइन। तो कहने का मतलब है कि वीविंग कंस्ट्रक्शन टेक्निक के ऊपर भी काफी निर्भर करता है कि कौन से फैब्रिक में कैसी स्ट्रेंथ होगी, कितनी ड्यूरेबिलिटी होगी, उसमें इलास्टिसिटी विच मीन स्ट्रेच होगा नहीं होगा। और अगर इस तरीके की प्रॉपर्टीज उस कंस्ट्रक्शन टेक्निक से उस फैब्रिक में है, तो ठीक है जी, हाँ हम इस एंड प्रोडक्ट के लिए ये फैब्रिक वोवन वाला ले सकते हैं। अगर हमें स्पोर्ट्स वेयर बनाना है, तो वीविंग वाला फैब्रिक नहीं चलेगा, हमें निटिंग का ही लेना पड़ेगा। इजंट इट? समझ रहे हैं कहने का मतलब? बट ये चीज और ज्यादा समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। ये जो चार कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स मैंने फैब्रिक की बोली, जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं, उनके बारे में डेफिनेटली आप अपने कोर्सेज में कहीं ना कहीं पढ़ोगे जरूर। लेकिन साइमल्टेनियसली थोड़ा सा ऑनलाइन, आजकल तो जैसे हम सब कुछ ऑनलाइन ही कर रहे हैं, अभी वाला सेशन भी ऑनलाइन है, आपकी रेगुलर क्लासेस भी ऑनलाइन, आपके बाकी एक्टिविटीज भी ऑनलाइन, इजंट इट? तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप इन चार फैब्रिक कंस्ट्रक्शन मेथड्स पे थोड़ा रिसर्च करो कि वीविंग क्या होता है, किस किस तरीके के कपड़े बनते हैं, उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती है। डेफिनेटली आप पढ़ोगे अपने कोर्स में, बट पहले ही थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो बाद में पढ़ते हुए भी और स्ट्रांगली आप समझ पाएंगे उन चीजों को। निटिंग से कैसा फैब्रिक बनता है, किस किस तरीके के गारमेंट्स में आज तक यूज होता है, क्यों? क्योंकि उनमें कैसी प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पेस्टिंग टेक्निक से कितने फैब्रिक्स बनते हैं, किन एरियाज में यूज होता है। सेम नॉटिंग टेक्निक, चाहे हम मैक्रिमे की बात करें, या नॉर्मल नॉटिंग की बात करें, या क्रोशेट की बात करें, उससे जो फैब्रिक या फैब्रिक लाइक टेक्सटाइल मटेरियल बनता है, उससे क्या कभी गारमेंट्स बने हैं? ये तो कोई टीचर, मैं या हमारी टीम या कॉर्पोरेट टीम बार बार ये छोटे इनपुट वाली चीजें या तो बार बार पढ़ा नहीं सकते, या इतनी बारीकी में डेप्थ में जाके वो चीजें
बार बार डिस्कस भी नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो उसके लिए आपको ये ग्राउंड वर्क जरूर करना है। मैं देखो आपको बता सकता हूँ कि फैब्रिक कैसे बिहेव करेगा, कितना वो स्ट्रांग होगा, कितनी उसमें कॉम्पैक्टनेस होगी, कितना वो थिक या थिन बनेगा, और किन चीजों के ऊपर बनेगा, वो चीजें बता सकता हूँ, टेक्निक्स के बारे में बता सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। बट एक्चुअल में उस चीज को डेप्थ में समझने के लिए यू नीड टू डू द रिसर्च वर्क, जो आज भी आप करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मैं उन चीजों से रिलेटेड जो भी आज डिस्कस किया है, उनसे रिलेटेड चीजें पहले पूछूंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ। और वो सेम फैब्रिक कैसे सिलेक्ट करना है, कैसा है, एंटायरली डिफरेंट चीज होगी। जैसा पुनीत जी ने, पल्लवी ने, अनुराधा मैम ने आपसे शेयर किया है या मैंने भी शेयर किया है, हर एक सेशन अपने आप में एक अलग होगा, लेकिन सब में जो भी चीजें शेयर की जाएंगी विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल, अपार्ट फ्रॉम किताबी नॉलेज। ओके। बट हाँ, मैं समझ सकता हूँ एकदम से इतना सारा कुछ दिमाग में याद नहीं रहता। तो जैसा मैंने अभी शेयर किया आपके साथ थोड़ी देर पहले, कि ये सारे टर्म्स, ये सारा टॉपिक्स में हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे विद इन डे और टू। तो उसके बाद यू शुड स्टार्ट रिसर्च, और हम डेफिनेटली आपको नेक्स्ट सेशन में पहले पुराने सेशन से रिलेटेड जरूर क्वेरीज पुट करेंगे और आपकी क्वेरीज क्लियर भी करेंगे। फाइन। और चौथा जो एरिया होता है किसी भी फैब्रिक में, जिसकी वजह से कोई भी फैब्रिक कैसा बिहेव करेगा, क्या उसमें शाइन होगा नहीं होगा, क्या वो कल को श्रिंक होगा नहीं होगा, क्या उसमें सॉफ्टनेस जैसा टेक्सचर डेवलप होगा नहीं होगा, या क्यों होता है या नहीं होता है। ये चौथा एरिया जो है हमारा, या टॉपिक कह लो, वो कहीं ना कहीं होता है कि क्या उस फैब्रिक के ऊपर कोई टेक्सटाइल फिनिश अप्लाई की गई है कि नहीं। अब ये टेक्सटाइल फिनिश किस भला का नाम है। तो बेसिकली दुनिया में इन चार फैब्रिक बनाने वाली टेक्निक से अगर हमने कोई भी फैब्रिक बनाया है और उस फैब्रिक में किसी तरीके की प्रॉपर्टी नहीं है या बहुत कम है, और हम चाहते हैं कि उस फैब्रिक में वो प्रॉपर्टी कुछ हद तक, कुछ अमाउंट में बढ़ जाए, या बहुत ज्यादा ही बढ़ जाए, या जिसमें बिल्कुल नहीं है उसमें डेवलप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन में शाइन नहीं होता, हम लेकिन आपके बाहर कहते हैं मुझे कॉटन ही सूट करता है, मेरे स्किन को, मेरी बॉडी को और कोई फैमिली ऑफ फैब्रिक सूट ही नहीं करता। तो उस केस में आप बीइंग ए सॉर्ट ऑफ डिजाइनर, बीइंग ए सॉर्ट ऑफ बुटीक ओनर और डिजाइन स्टूडियो ओनर, आप उसको क्या बोलेंगे, सॉरी मैडम, हमारे को नहीं पता कि कॉटन कहाँ से मिलेगा या कैसा मिलेगा, या इसके अलावा कॉटन में शाइन होता है कि नहीं होता, कॉटन की फैमिली में तो इतने कपड़े आते हैं, हमें नहीं इतनों का याद थोड़ी रखेंगे, हम स्टिचिंग करेंगे कि याद रखेंगे किस में शाइन है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी टेक्सटाइल फिनिशेस होती हैं जिनको, जिनके थ्रू काफी सारे फैब्रिक्स को फिनिशिंग्स दी जाती है, और उनमें जो कमी होती है एज फार एज द प्रॉपर्टीज और एज फार एज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उनके अंदर डेवलप की जाती है। लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि कईयों में कुछ परसेंट में, कईयों में बहुत ज्यादा, कईयों में जिनमें बिल्कुल नहीं था, पूरा 100%। वो अगेन डिपेंड करता है किस फाइबर से वो कपड़ा बना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो केमिकल फिनिशेस होती हैं, ये यूजुअली दो मेन तरीकों से दी जाती है। एक, जिनको हम बोलते हैं फिजिकल और मैकेनिकल फिनिशेस, जिसमें कोई लिक्विड, कोई सोल्यूशन, कोई केमिकल, कुछ यूज नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा अगर हम लिक्विड या सोल्यूशन की बात करें तो स्टीम यूज होती है, भाप, स्टीम, बट विदाउट एनी केमिकल। ठीक है। उसमें मशीन्स के थ्रू ही ये केमिकल फिनिशेस दी जाती हैं, जिनसे फैब्रिक्स में हम अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज को डेवलप कर पाते हैं। और सेकंड तरीके की जो फिनिशिंग प्रॉपर्टीज हैं या फिनिशिंग टाइप्स हैं, वो होती हैं केमिकल, जिनमें हम अलग अलग तरीके के केमिकल्स से इन फैब्रिक्स को ट्रीट करते हैं और उनके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज को डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉटन हम सबको पता है, स्कूल टाइम से ही पता है कि कॉटन एक फैब्रिक है। कॉटन फैब्रिक की जब हम बात करें, इजंट इट, तो उसमें शाइन तो नहीं होता। दुनिया में आप महंगे से महंगा कॉटन लो, 10,000 रुपए मीटर वाला कॉटन लो चाहे, फॉर एग्जाम्पल, उसमें भी शाइन नहीं होता बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ। तो लेकिन हम बहुत सारे ऐसे शर्ट्स, बहुत सारे ऐसे वुमेन वेयर गारमेंट्स और कॉस्ट्यूम्स देखते हैं जिनमें, जो कि 100% कॉटन से बने होते हैं, लेकिन उनमें एक स्पेसिफिक तरीके का शाइन होता है या स्पेसिफिक अमाउंट का शाइन होता है। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो इस तरीके की मैकेनिकल या केमिकल फिनिशेस के थ्रू ही पॉसिबल है।
ठीक है, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आज के सेशन में एड ऑन की है, क्योंकि ये रेलेवेंट है इसी टॉपिक से कि कपड़ा खरीदते हुए किसी भी एंड प्रोडक्ट के लिए अगर हमें कई बार इस तरीके की रिक्वायरमेंट आती है कि भैया आपको हमें कॉटन ही चाहिए लेकिन हमें उसमें शाइन चाहिए। हम जानते हैं कि कॉटन में शाइन नहीं होता, लेकिन आपको, क्योंकि आप इस फील्ड में, इस ट्रेड में डील कर रहे हैं, तो आप हमें कोई ऑप्शन दीजिए। तो तब आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी केमिकल फिनिशेस जरूर हैं जिनसे हम कॉटन को और ज्यादा सॉफ्ट भी, और उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शाइन भी डेवलप करते हैं। ठीक है, अब कई कपड़ों में स्टेन्स लगने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए स्टेन रेजिस्टेंट केमिकल फिनिशेस होती है। कईयों में मॉइस्चर को एक्सेस अमाउंट में एब्जॉर्व करने की टेंडेंसी होती है, लेकिन हमें पता है इस फैब्रिक में मॉइस्चर एब्जॉर्व करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन गारमेंट बायर ने बोला है इसी में बनना है, आपके कंज्यूमर ने, क्लाइंट ने बोला इसी में बनाओ जी, वो तो आपने देखना है कैसे बनना है। तो आप क्या बोलोगे, हमें नहीं पता, हम नहीं बना सकते? इमेजिन करके देख लो, इजंट इट? तो आपको कहीं ना कहीं अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसी भी बहुत सारी फिनिशेस है, जैसे कि वाटर रिपेलेंट फिनिश, जो कि वाटर को रिपेल करती है। मींस वो फिनिश देने के बाद एक कपड़ा 90% से लेके 100% वाटर प्रूफ बनता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि रैगजीन जैसा फैब्रिक से बना लेते हैं, पर आपको लगता है रैगजीन कोई इंसान पहनेगा? वो भी तो 100% वाटर प्रूफ है जिसके रेनकोट्स बनते हैं। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमें फैब्रिक को सिलेक्ट करने का तरीका पता होना चाहिए, और अगर एक फैब्रिक को सिलेक्ट किया है, उससे हमारे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उस गारमेंट को कहाँ और कैसे यूज होना है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमें ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको हर केमिकल टेक्सटाइल फिनिशिंग इंडस्ट्रीज में काम करना है, बट आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप एक नॉर्मल कॉटन के फैब्रिक से वो गारमेंट बनाओगे, तो वो गारमेंट बनेगा 1500 रुपए का, और जब आप उसके ऊपर ये टेक्सटाइल फिनिश करवाओगे, क्योंकि वो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि वो एंटी स्टैटिक, या वो वाटर प्रूफ, या वो मॉइस्चर रेजिस्टेंट, इस तरीके की चीजें वाली फिनिश जब कराओगे, तो वही 1500 रुपए वाला गारमेंट कहीं ना कहीं 2500 या 3000 में बनेगा, क्योंकि वो फिनिशिंग टेक्निक दिलाने का भी उसमें, कराने का भी उसमें कॉस्ट एड ऑन होगा। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज होती है, तो आप क्या ऑफर करोगे अपने क्लाइंट को? क्योंकि बिजनेस में, और ये बातें हम बहुत बड़ी बड़ी डिजाइन स्टूडियो की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये इस तरीके की सिचुएशंस, क्लाइंट्स हमें नॉर्मल बुटीक में भी बहुत बारी मिलते हैं। और ये तो मैं फिनिशिंग की बात कर रहा हूँ, कपड़े से रिलेटेड हजार चीजें। और जिन्होंने कभी किसी बुटीक में, या रिलेटिव की बुटीक है, फ्रेंड की है, 10 बारी सुना होगा, यार ये कैसे नया बायर आया है, वो बोल रहा है कि इसी फैब्रिक में बनाओ, यार इसमें तो ऐसा फॉल आएगा नहीं, इसमें तो ऐसा प्रिंट होगा नहीं, तो यार अब कैसे करें? डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा, या अपने खुद जहां से स्टिच कराते हैं गारमेंट्स, ऐसे बुटीक वालों से भी सुना होगा, नहीं मैडम ये इस कपड़े में नहीं बन सकता। तो कोर्स करने के बाद आप उन बुटीक वालों को कंपटीशन कैसे देंगे? ऐसी नॉलेज से ही तो देंगे। आप उन 10 बुटीक वालों से डिफरेंट कैसे बनेंगे? इस तरीके की इंफॉर्मेशन से ही तो बनेंगे। तो हमने कोई सपने और ड्रीम्स में आपका सिलेबस कंपाइल नहीं किया है, या ये जो सेशंस एडिशनल हमने प्लान करी है पूरी कॉर्पोरेट टीम ने, ये ऐसे ही नहीं किया कि मनमर्जी में कुछ भी बोलते रहो, यार बच्चों ने तो सुनना ही है। इसका कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, समझ रहे हैं? तो तभी आप कॉम्पिटिटर्स के साथ compete कर पाएंगे ना आने वाले टाइम में। कपड़ा तो कोई भी इंसान कहीं से भी खरीद के, काट के, स्टिच करके कुछ भी बना ले, जिसने सिलाई केंद्र में भी स्टिचिंग सीखी हो। बट आप तो गुरुकुलम के स्टूडेंट्स हो ना, देयर हैज टू बी ए एडिशनल स्टेप which is going to be ahead from your competitors or other सिलाई केंद्रास। समझ रहे हैं? ठीक है, तो कहीं ना कहीं फैब्रिक सिलेक्ट करते हुए आपको सबसे पहले जानने की कोशिश करनी है किस रेशे, किस फाइबर से बना है, उसमें यान पतला या मोटा यूज हुआ है। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि यान को आप लेके वहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट या मशीन लेके जाओ। नॉर्मली एक धागा निकालो, उसको अनट्विस्ट करके देखो, तो उसमें सिंगल सिंगल धागे 1 सेकंड में अनट्विस्ट हो जाते हैं। आपको पता लग जाएगा कि टू टू प्लाई है, 3 प्लाई है, 4 प्लाई है, 5 प्लाई है। तो ये याद रखना है, जिस धागे में जितने ज्यादा प्लाई, उतना वो मजबूत, उतना वो अच्छा मजबूती देगा कल को उस फैब्रिक से बना हुआ गारमेंट में। गॉट इट? तीसरा, किस फैब्रिक कंस्ट्रक्शन से बना है?
कल को जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे से अ, एक एक स्वेट शर्ट बनानी है, या जॉगिंग के लिए क्या बोलते हैं इसको, लोअर बनाना है, ट्रैक पैंट बनाना है। पता लगा हम खद्दर केसमेंट बना रहे हैं, क्योंकि हमने बचपन से सुना है खद्दर पे पेसमेंट मोटा भी होता है और उसमें मजबूती भी बहुत होती है। अरे भैया, उसमें बंदे ने जॉगिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है सुबह, तो उसमें स्ट्रेचेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं अगर आपको यही नहीं पता कि वो निटेड वाले फैब्रिक्स में स्ट्रेचेबिलिटी होती है, तो आप किस बेसिस पे और क्या फैब्रिक परचेज करने जा रहे हैं, या क्या कर लोगे, इजंट इट? तो कहीं ना कहीं फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, जो थर्ड हमारा आज का पॉइंट है, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक के बारे में भी हमें नॉलेज और अवेयरनेस होनी चाहिए। और मैं बार बार बोलूंगा, हम एज ए जेनरिक इंफॉर्मेशन इन चीजों से आपको रूबरू करा सकते हैं, अवेयर करा सकते हैं। उसके बाद रिसर्च वर्क उन टेक्निक्स में, उन टर्मिनोलॉजीज में एक्सप्लोर आपने करना है, रिसर्च आपने करना है। क्योंकि मैंने अगर 10 फैब्रिक बोले निटिंग वाले, तो जब आप रिसर्च करोगे, आप अगले 10 के बारे में भी जानोगे, उनसे क्या गारमेंट्स बनते हैं वो भी जानोगे, नए नए लोगों ने उनको कहाँ इस्तेमाल किया है नए तरीके के गारमेंट्स या नए प्रोडक्ट्स बनाने में, वो भी जानोगे। तो रिसर्च तो प्लीज करना ही है और कर भी लेना। फाइन। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि क्या सरफेस एम्बनिशमेंट टेक्निक हुई है एक गारमेंट के ऊपर या एक फैब्रिक के ऊपर, स्पेशली गारमेंट तो नहीं, फैब्रिक के ऊपर, उसके ऊपर भी निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि क्या हम उसको उस पर्टिकुलर एरिया में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब सपोज करो, अब आप बोलो कि सरफेस ऑर्नामेंटेशन से ये कैसे निर्भर करता है। आप एक फैब्रिकेटर की शॉप में गए, वहां पे एक फैब्रिक के ऊपर जरी से काम हुआ है, ठीक है। अब क्या आप उस जरी से बने हुए टॉप को घर में बाकी कपड़ों के साथ नॉर्मल रूटीन में वॉश कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि चाहे आप उसको बकेट वॉश करो, चाहे आप उसको पुराने जमाने की तरह थापियां मार मार के वॉश करो, या वॉशिंग मशीन में वॉश करो, तो जब वो वॉश होने के बाद निकलेगा ना, तो अगर उसमें 10 मीटर जरी यूज हुई है, तो 10 मीटर में से आई कैन गारंटी 8 मीटर जरी जहां भी इस्तेमाल हुई है ना, वो सब उधड़ जाएगी, इजंट इट? तो फैब्रिक परचेज करते हुए हमें उस कपड़े के ऊपर, खरीदते हुए जब हम देखेंगे उस कपड़े को, उसके ऊपर ये भी ध्यान देना कि उसके ऊपर किस तरीके का काम हुआ हुआ है। ब्लॉक प्रिंट है, तो यार किस तरीके से वॉश करना है, कैसे उसको आयरन करना है, कैसे वॉश करने के बाद सुखाना है, समझ रहे हैं? जरी का काम हुआ है, सीक्वेंस का काम हुआ है, जरदोजी दबका का काम हुआ है, बीड वर्क हुआ है। अब बहुत बारी क्या होता है ना, हम बहुत अच्छे सूट रेडीमेड खरीद लेते हैं, उसके ऊपर इनमें से कोई टेक्निक वाला सरफेस ऑर्नामेंटेशन वाला काम हुआ होता है, बीड वर्क, सीक्वेंस वर्क। हमें तो लगता है चल ठीक है, पहन लिया, उसके बाद नॉर्मल रूटीन की तरह वॉश कर लिया बाकी गारमेंट्स के साथ। तो उस टाइम पे सुखाने के बाद या उसको प्रेस आयरन करने के बाद हमें एकदम से पकड़ में नहीं आती चीजें। अगर उसमें 100 सीक्वेंस लगे, तो 10 तो 100% ही निकल गए होंगे पहली वॉशिंग में। और उसके बाद धीरे धीरे जब हम उसको एक दो बारी वॉशिंग के बाद पहनते हैं, तो कोई बाजू के पास सीक्वेंस गायब है, कोई नेक वाले एरिया में गायब है, कोई फ्रंट पैनल में गायब है। क्यों? क्योंकि हमने ये समझा ही नहीं फैब्रिक खरीदते हुए कि भैया, जब इस फैब्रिक पे सीक्वेंस वर्क, बीड वर्क हुआ है, तो क्या ये इस गारमेंट के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। बट एट द सेम टाइम मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि सीक्वेंस और बीड वर्क से हम कभी सूट वाला गारमेंट नहीं बना सकते, या कोई वुमेन्स वेयर टॉप नहीं बना सकते। बट आपको पता होना चाहिए, और ये आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉलेज है, कि आपने अपने क्लाइंट को गाइड करना है कि आप ये फैब्रिक मेरे पास लाए हैं, या आपने इस तरीके का गारमेंट इस वाले फैब्रिक से मेरे से बनवाया है, तो आपको ये वॉश नहीं करना, आपको ये हमेशा ड्राई क्लीन करना है, ठीक है। तो इससे और क्या होता है, कल को वो 10 बंदों के सामने आपकी बात करेगा, यार मेरी बुटीक वाली ने तो मुझे ये भी बता दिया, बाकी तो पूछते नहीं, सिलवा लिया, हमने खरीद लिया, और कहानी खत्म। तो जब वर्ड ऑफ माउथ इस तरीके से आपकी नॉलेज की वजह से एनहेंस होता है, बढ़ता है, तो आपका काम भी बढ़ता है। और इसमें कोई दो राह नहीं है, इसमें कोई साइंस या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। ये बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी बिजनेस का, ठीक है। क्योंकि कपड़े खरीद के या खुद खरीद के कट करके स्टिच तो हर बुटीक वाला करता है, फिर आप उनसे अलग कैसे, इन ऐसी चीजों की वजह से अलग, ऐसी नॉलेज की वजह से अलग। और वही रीजन है, बार बार कह रहा हूं, कि ये एडिशनल सपोर्टिव नॉलेज भी आपके साथ शेयर कर रहा है।
फाइन। और घुमा फिरा के बैक टू द सेम पॉइंट कि वंस यू आर पिकिंग अप अ फैब्रिक फॉर एनी गारमेंट, यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज। आपको उस फैब्रिक का ऑपरेशन करना है खरीदने से पहले। कैसा बना है, स्ट्रेच है, बुर तो नहीं आएगा, सीक्वेंस निकल तो नहीं जाएगा, इजंट इट? क्योंकि क्योंकि बीइंग बीइंग कंस्ट्रक्ट पर्सन, ये आपको पता है ना उस कपड़े से क्या गारमेंट बनवाना चाह रहा है क्लाइंट आपका, इजंट इट? तो आपको क्लाइंट को गाइड करना है, ना कि क्लाइंट आपको गाइड करेगा कि इसी कपड़े में ये बनाओ। उसने तो सिर्फ एक सुंदर दिखने की वजह से, विजुअल अपील की वजह से किसी भी फैब्रिक की शॉप से वो फैब्रिक खरीद के आपके पास ले आए, और वहां पे अगेन आप बाकियों से अलग और मोर इंप्रेसिव और ज्यादा नॉलेज वाले कैसे झलकेंगे या एक्चुअल में होंगे। एट द सेम टाइम अम्ब्रेला स्लीव वाला इस फैब्रिक में टॉप चाहिए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने क्लाइंट को गाइड करने का कि मैडम इस कपड़े के ऊपर जो ये सब कुछ हुआ हुआ है, चाहे वो बीड वर्क है, सीक्वेंस है, जरदोजी है, कोई स्पेसिफिक केमिकल फिनिश है, तो इस तरीके के फैब्रिक में मैडम आपका ये स्लीव बनने के बाद ऐसा नहीं दिखेगा जो कि पेपर पे या इलस्ट्रेशन में दिख रहा है। समझ रहे हैं? या ये गारमेंट का फिट या सिलवेट या शेप इस कपड़े में इतना अच्छा नहीं आएगा, तो मैं एज ए डिजाइनर आपको सजेस्ट करता हूं या करती हूं कि ये कपड़े में ये स्लीव, ये तरीके का फिट ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा ड्यूरेबल, ज्यादा यूजर फ्रेंडली और ज्यादा कंफर्टेबल बनेगा। तो कोर्स करना और उसके बाद कोई भी कपड़ा खरीद के या जो भी कपड़ा आपके सामने आए उसको पैटर्न पे छाप के काट के स्टिच करना, वो 10वीं का बच्चा भी कर सकता है। आई कैन गारंटी यू दैट। समझ रहे हैं? तो आई ऑलवेज प्राउड से गुरुकुलम आपको इस तरीके की एडिशनल इंफॉर्मेशन और नॉलेज देता है जो कोई सिलाई केंद्र या बाकी इंस्टीट्यूट नहीं देते हैं, जो आपको एक्चुअली और कमर्शियली और प्रैक्टिकली कैपेबल बनाते हैं, बिजनेस को भी ग्रो करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, और हजार बुटीक वालों से या डिजाइन स्टूडियो वालों से अलग दिखने के लिए। और आई होप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितने भी हमारे साथ फैकल्टी जुड़े हैं वो इस बात की अहमियत को और इंपॉर्टेंस को समझ भी रहे होंगे और एग्री भी करेंगे। अगर कोई एक भी स्टूडेंट या टीचर नहीं कर रहा, आप मुझे बताओ, मैं और 10 एग्जाम्पल बताता हूँ प्रूव करने के लिए अपनी बात को। समझ रहे हैं गाइस? गॉट इट? और एट द सेम टाइम ये तो हो गया फैब्रिक से रिलेटेड। तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, चार ही दिशाएं हैं जिनमें हमें ध्यान देना है। फाइबर क्या है कपड़े का, कैसे धागे से बना है, किस टेक्निक से बना है, और उसके ऊपर किस तरीके का काम किया गया है एज अ रॉ फैब्रिक। रॉ फैब्रिक मीन्स अभी वो कटा हुआ नहीं है, अभी वो गारमेंट की शेप में उसको बनाया नहीं गया है, नॉर्मल कपड़ा है कपड़े की दुकान पे। समझ रहे हैं? तो इन चार टॉपिक्स जब मैं शेयर करूंगा आपके साथ ये इंफॉर्मेशन, इन चार टॉपिक्स पे आप रिसर्च करेंगे, और उस रिसर्च से रिलेटेड मैं कुछ चीजें आप लोगों से पूछूंगा, और जो आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। फाइन। ये तो थी बात लेकिन फैब्रिक से रिलेटेड। फाइन। और उसके अलावा अब बात आती है कि ओवरऑल ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर किसी भी तरीके की क्लोथिंग, कोई भी गारमेंट डिपेंड करता है। कहने का मतलब सरल शब्दों में कि ऐसे क्या एरियाज हैं, ऐसे क्या चीजें, पॉइंट्स टू रिमेंबर हम स्कूल में लिखते थे ना, व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऐसी क्या चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है जब आप एज ए स्टिच पर्सन, एज ए गारमेंट कंस्ट्रक्शन वाला पर्सन, एज ए डिजाइनर, एज ए स्टाइलिस्ट, जो मर्जी कह लो, जिसने कोई कॉस्ट्यूम, कोई गारमेंट, अपैरल्स या क्लोथिंग में काम करना है, या बुटीक, ठीक है? तो उनके माइंड में ऐसे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। ठीक है? और बहुतों को अभी ऑलरेडी स्टिचिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने, जो सेकेंड थर्ड ईयर्स के हैं, या जो फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले टाइम में स्टिचिंग करेंगे डिफरेंट एरियाज में, उन्होंने ये इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पक्का फेस करी होंगी। वो अभी जब डिस्कस करेंगे ना, तो तब समझ आएगा। बेसिकली कंफ्यूजन आपकी दूर करेगा बहुत सारे एरियाज में। वो क्या है कि ऐसे क्या फैक्टर्स, ऐसे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
या ऐसे क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं जो हमें अपने दिमाग में या मद्देनजर रखने हैं जब भी हमें कोई भी गारमेंट किसी भी इंसान के लिए बनाना है, चाहे वो 3 साल का बच्चा है, चाहे वो 18 साल का कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, चाहे वो 40 इयर्स का एक पर्सन है, चाहे वो ओल्ड एज का बंदा है, समझ रहे हैं? या कोई स्पेसिफिक एरिया के लिए अगर हमने स्पेसिफिक यूटिलिटी के लिए यूज होने के लिए अगर हमने कोई गारमेंट बनाना है इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म्स फॉर एग्जांपल, तो किन चीजों का ध्यान रखना है? तो बेसिकली ऐसे क्या एरियाज हैं जिन पे आपको अपना ध्यान देना चाहिए कोई भी गारमेंट बनाने से पहले, ठीक है? और पहला जो हमने फैब्रिक से रिलेटेड चीज पढ़ी वो ऑटोमेटिकली इस टॉपिक से भी रिलेट होगा। क्यों? क्योंकि जो चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ना, वो अगेन कहीं ना कहीं कपड़ा तो उससे रिलेटेड ही है ना, फैब्रिक, ठीक है? तो बेसिकली जब भी ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करता है, हमें जागरूक करता है कोई भी फैब्रिक को, सॉरी, कोई भी गारमेंट बनाने से पहले, और किन एरियाज में हमें ध्यान देना चाहिए, वो क्या क्या है? सबसे पहला, क्लाइमेटिक कंडीशंस। किस तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपके कंज्यूमर ने, आपके क्लाइंट ने वो गारमेंट पहनना है? और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, उस क्लाइंट ने अपने मन पसंदीदा देखने में अच्छे तरीके का कपड़ा उसको अच्छा लगा, उसने वो 4 मीटर खरीद लिया और उसने पहनना कहा है? वो राजस्थान में, समझ रहे हैं? और उस वो फैब्रिक बना किससे है? पॉलिएस्टर से। तो आप समझ लो, आप काट के बहुत अच्छा, जैसा इलस्ट्रेशन उसने बताया, जैसा उसने मैगजीन से किसी हीरोइन की फोटो दिखाई, आपने बिल्कुल फोटोकॉपी उसका वैसा ही बना दिया। लेकिन जब वो पहनेगी तो उसका क्या हाल होगा, या तो वही जानती है या भगवान जानेगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक इज रॉन्ग। क्योंकि एज ए डिजाइनर, एज ए कंज्यूमर, उसने पहला ही बेसिक क्राइटेरिया और फैक्टर भूल गए। वो क्या? क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो जब भी आपने फैब्रिक पिक करना है किसी भी कॉस्ट्यूम के लिए, तो आपको ये मद्देनजर रखना है कि इस कपड़े को जिसको मैं खरीदने जा रही हूं अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, उसको वो किस तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशंस में पहनना है। क्या वो समर्स के लिए पहनना है? क्या वो विंटर्स में पहनना है? क्या वो उस एरिया में पहनना है जहां पे ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस रहता है, लाइक मुंबई ज्यादातर? समझ रहे हैं? तो आपका बाय डिफॉल्ट चॉइस एंड पिकिंग अप ऑफ ए फैब्रिक उसी तरीके का होगा, और होना चाहिए भी। समझ रहे हैं कहने का मतलब? ठीक है। अब हिमाचल में, लद्दाख में, कश्मीर में, हिमाचल के इंटीरियर एरिया में आप बुटीक खोल के बैठे हैं, हमें यही नहीं पता कौन कौन से फैब्रिक्स हमें वार्मथ देंगे, ठीक है? फ्लैनल का हमें पता नहीं, ट्वीड का हमें पता नहीं, ये मैं नाम ले रहा हूं फैब्रिक्स के। तो आप क्या ऑप्शन दोगे? आप हटके कैसे बनोगे? या आपकी सिलेक्शन, अब किसी ने ब्लेजर बनवाना है जी किसी फंक्शन में जाने के लिए, डेनिम और टॉप के साथ ब्लेजर पहनना है, तो आप बीइंग ए बुटीक पर्सन और डिजाइन स्टूडियो, आपको आप उसको क्या ऑप्शन दोगे? हम तो सिंपली बोलेंगे, जो 8th का बच्चा भी बोलेगा, वुलन कपड़ा ले आना जी, हम बना देंगे बहुत आलीशान डिजाइन में, यही बोलेंगे ना, वुलन ले आना। लेकिन क्या हमें पता है वुलन्स के भी कितने टाइप्स हैं? कई वूल सॉफ्टनेस के लिए मशहूर हैं, कई उनकी वार्मथ के लिए, विच मींस एक्सेस अमाउंट ऑफ वार्मथ, गर्माहट वो प्रोवाइड करते हैं। कई वूल का टेक्सचर इतना रफ है उससे सिर्फ डोरमेट और कारपेट बनते हैं, उससे हम स्वेटर, कार्डिगन या ब्लेजर या कोट नहीं बना सकते। इजंट इट? आई होप आप समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किस तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशन में कपड़े पहने, और ये ना हम गुरुकुलम या हम बच्चों के लिए या टीचरों के लिए ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी गारमेंट, अपैरल और क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, वो उनका उनका जो कहते हैं ना, वो काम करने का गुरु मंत्र, रूल्स ऑफ वर्किंग, वो भी ये फॉलो करते हैं। और इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, अक्रॉस द होल वर्ल्ड। कभी भी किसी बड़े से बड़े गारमेंट या अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में इंटरनेट पे पढ़ लेना चाहिए, सबूत के तौर पे। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हमें किस चीज का ध्यान देना है कि जो क्लाइंट हमारे पास कुछ स्टिच करवाने आना है, तो उससे पूछो। और आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, आपके बुटीक वाले या कभी आपने किसी डिजाइन स्टूडियो से कुछ स्टिच करवाया है या किसी ने भी करवाया हो, तो वो ऑलवेज, वो शुरू में आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। अच्छा जी, ये डेली रूटीन में पहनना है या किसी इवेंट पे पहनना है, किसी ओकेजन पे पहनना है, किधर पहनना है जी, किस सीजन में पहनना जी? क्योंकि वो भी आपसे
एनालाइज करना चाहते हैं कि इस कपड़े में वो चीज बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी भी कि नहीं बनेगी, क्या वो उस तरीके का फैब्रिक है जो आपके उस गारमेंट के लिए भी और उस वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए अप्रोप्रिएट है भी कि नहीं वो है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर। सेकंड, ओकेजन। क्यों? क्योंकि स्पेशली अब्रॉड का तो चलो है ही है, लेकिन स्पेशली इन इंडिया, अब्रॉड से भी ज्यादा, विदेश से भी ज्यादा, हमारे यहाँ पे कितने तरीके के सीजन्स हैं, वो सब जगह सेम है। हमारे यहाँ पे कितने तरीके के रिलीजन्स हैं, कितने तरीके के कास्ट्स हैं, कितने तरीके के क्रीड्स हैं, कितने तरीके के फेस्टिवल्स हैं, इजंट इट? तो कहीं ना कहीं बीइंग ए कंस्ट्रक्शन पर्सन, बीइंग ए डिजाइनर, जो मर्जी समझ लो आप, तो कहीं ना कहीं आपको फैब्रिक पिक करते हुए और स्पेशली गारमेंट को कंस्ट्रक्ट और स्टिच करते हुए ये जरूर पूछना चाहिए अपने क्लाइंट से, व्हाट इज बेसिकली द ओकेजन वेयर यू वांट टू वियर दिस। क्योंकि कहीं ऐसी भी बड़ी बड़ी गलतियां हुई है कि मैन्युफैक्चरर्स ने, डिजाइनर्स ने क्लाइंट की इस रिक्वायरमेंट को समझा नहीं, पूछा नहीं, डिस्कस नहीं किया, और उन्होंने उस तरीके का सिलवेट बना दिया जो उस इवेंट के लिए बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल शेयर करता हूं आपके साथ। अब हम हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वेडिंग्स कितनी होती है ना, ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट मंथ में होती है, इजंट इट? तो वेडिंग में अगर आप किसी को बीइंग ए डिजाइनर कुछ इस तरीके का ट्राउजर और टॉप बना के दो कि भाई ये तो डिजाइनर का है, ये तो डिजाइन स्टूडियो का है, चलेगा? कोई एक्सेप्ट करेगा उसको? मजाक बनेगा उस इंसान का, चाहे आप कितने ही एस्टेब्लिश्ड हो और कितने सालों से डिजाइन स्टूडियो और बुटीक चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रिंसिपल होता है गारमेंट और अपैरल की दुनिया में, क्लोथिंग की दुनिया में, कि ओकेजन के हिसाब से भी कई पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेट करते हैं। टू फॉलो पैरामीटर्स मींस कुछ बंदिशें हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं, स्टूडेंट बोलते हैं फिर हम क्रिएटिविटी कैसे करेंगे सर? क्रिएटिविटी का ये नहीं मतलब कि शादी के लिए लहंगा बनना और हमने मिनी स्कर्ट बना दी, क्योंकि हम तो डिजाइनर है जी, हम ट्रेंड बना रहे हैं, वी आर ट्रेंड सेटर्स। ऐसा नहीं चलता। देयर आर सर्टन रूल्स, सर्टन पैरामीटर्स विच आर टू बी फॉलोड ऑन द बेसिस ऑफ ओकेजन। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बहुत ही नेगेटिव और अजीब सी एग्जांपल दूंगा, लेकिन वो इस चीज को जस्टिफाई करती है, इजंट इट? यूजुअली आपने देखा है जब किसी के पास हम कहीं पे कोई से पूजा वाला फंक्शन है, तो वहां कोई सतरंगी कपड़े पहन के जाता है, सबकी पहली प्रेफरेंस क्या होती है? व्हाइट्स, इजंट इट? व्हाइट कुर्ता पजामा, व्हाइट पठानी सूट, व्हाइट सूट, इस तरीके की चीजें, आप समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ओकेजन क्या है, उस हिसाब से भी हमें फैब्रिक, फैब्रिक के कलर्स, इवन गारमेंट, गारमेंट के सिलवेट्स, यहां तक कि आज की दुनिया में और आज के टाइम में उसी तरीके का एक्सेसरी, उसी तरीके का फुटवेयर। तो ओकेजन समझना एक डिजाइनर और प्रैक्टिकल गारमेंट अपैरल कंस्ट्रक्टर के लिए बहुत जरूरी है। अब चलो मैं कहता हूं अपने ड्रेस, फैब्रिक, सब कुछ अकॉर्डिंग टू ओकेजन बना लिया क्लाइंट के लिए, लेकिन आपने एक एरिया भूल गए, वो है फुटवेयर। आपने उसको ऐसा फुटवेयर दिया, या बाय डिफॉल्ट आपके क्लाइंट से आपने डिस्कस करना भूल गए कि इस गारमेंट के साथ इस तरीके का फुटवेयर यूज करना, इट विल बी मोर एलिगेंट, बहुत ज्यादा सुंदर दिखेगा, और आपको चलने फिरने में ड्यूरिंग वेडिंग दिक्कत नहीं होगी। अब आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा ना बहुत बारी, हम पूरा वो चमकीली चमकीली जरदोजी दबका वाली साड़ी पहन लेते हैं, फाइन, उसके साथ हम चप्पल भी सोचते हैं कि ऐसे ही बीड वर्क, जरदोजी दबका। आप यकीन मानो, आप में से हम अगर अभी कितने लोग हैं, 20 22 23 कितने, 19, 19 में से 15 लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं अपने एनालिसिस पे बोल रहा हूँ कि इवन वेडिंग्स, वेडिंग्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, साड़ी पहन ली हमने जिसमें जरदोजी दबका, क्योंकि नॉर्थ में ज्यादा वही चलता है, इजंट इट? गोटा वर्क, ये सारा चीजें, और उसके साथ हम चाहते हैं हमारा क्लच या बैग या पर्स वो भी वैसा ही हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रादर होना चाहिए। आपको अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना चाहिए। बट जब हम फुटवेयर की बात करते हैं, हम सैंडल भी वैसा ही खरीदने की कोशिश करते हैं, और 90% टाइम्स खरीदते भी हैं जिसपे शेल्स, बीड्स, सीक्वेंस, उस तरीके का चीजें लगी हो, और फिर हमें हील भी ठीक ठाक चाहिए।
कभी हम ये नहीं देखते कि हम कभी कंफर्टेबली चल भी पाए हैं उसमें, और वेडिंग जैसे ओकेजन में हमें कितना मूवमेंट करना है। इट इज नॉट ओनली अबाउट स्टिचिंग ए गारमेंट, कंस्ट्रक्टिंग ए गारमेंट, आपको ये ओवरऑल जोन एरिया का नॉलेज इक्वली इंपॉर्टेंटली उतना ही जरूरी रोल प्ले करता है और पता होना चाहिए। तभी आप एक सक्सेसफुल वे में अपने बिजनेस को फ्लोरिश कर सकते हैं, चला सकते हैं, और 10 लोगों से डिफरेंट और बेटर दिखेंगे। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है फुटवेयर भी और सैंडल भी हम वैसा ही खरीद लेते हैं, और उससे क्या होता है, वो मैच तो कर जाता है। एज ए कॉमन जनता, एज ए कॉमन पर्सन, हम उसको मैचिंग में पूरा 100 में से 100, लेकिन जब हम चलते हैं ना, हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारी साड़ी में वर्क किया हुआ है और चप्पल में जो सैंडल में वर्क किया हुआ है वो आपस में उलझेगा। और उसके बाद साड़ी के निचले एरिया में क्या होता है, जहां फॉल लगा होता है, फॉल तक के धागे निकल जाते हैं। देखा है? एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने? मैंने 50 बार ये एक्सपीरियंस किया है, उसका मतलब नहीं मैं साड़ी पहनता हूँ, बहुत सारे लोगों में, क्लाइंट्स में। गॉट इट? तो इवन द सिलेक्शन ऑफ फुटवेयर हैज टू बी अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर गारमेंट। अकॉर्डिंग टू ए गारमेंट मीन्स कि वो किस कपड़े का बना है, उस पे किस तरीके की सरफेस ऑर्नामेंटेशन हुई है। कहीं हमारा फुटवेयर उसको ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं करेगा, और एंड रिजल्ट क्या होगा, फुटवेयर की भी फिनिशिंग खराब, और गारमेंट्स के तो धागे निकलेंगे ही निकलेंगे। और साड़ी वाले एरिया में तो मैंने 10,000 बार ये चीज देखी है। जब तक वेडिंग में विदाई हो जाती है ना दुल्हन की, फिर सबने निकलना होता है, तो लोगों की साड़ियों के फॉल देखने वाले होते हैं। ऐसा लगता है कि शीप की फर लटक रही है नीचे, क्योंकि वो आपके सैंडल से, उसकी एम्बेलिशमेंट मटेरियल से, इतनी बारी एब्रेशन से वो धागे निकले होते हैं ना, जरिया तक ऐसे निकल गई होती है। आई स्वेयर ऑफ गॉड। समझ रहे हैं? तो अल्टीमेटली ये रिलेट वही हो रहा है कि आपने जब फैब्रिक उस साड़ी का पिक किया या किसी भी गारमेंट का पिक किया, आप ये तो देखो ना, समझो कि उस पर क्या टेक्निक हुई है, उसके साथ हमारा मोस्ट यूजर फ्रेंडली और अप्रोप्रिएट प्रैक्टिकलिटी या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से फुटवेयर कौन सा चलेगा या कौन सा नहीं चलेगा। फाइन। तो सबसे पहला था क्लाइमेटिक कंडीशंस को सबसे इंपॉर्टेंटली दिमाग में रखना है डिजाइन या स्टिच करते हुए। सेकंड, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं ओकेजन और क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से आपके गारमेंट का सिलवेट भी उसी हिसाब से होना चाहिए। इजंट इट? आप मानते नहीं मानते? अगर मैं ऐसा आउटफिट या गाउन बना लूं जिसमें वो फीमेल या ब्राइड या उस ओकेजन पे वेडिंग में अटेंड करने वाला मेरा क्लाइंट बैठ ही ना पाए, तो आप समझ लो कि वो 3-4 घंटे उसको खड़े ही रहना है हील पहन के, और क्या हाल होगा। तो डिजाइनर ठीक, ट्रेंड सेटर ठीक, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स और एथिक्स फॉलो करने बहुत जरूरी है, जो सदियों से, जब से ये गारमेंट और क्लोथिंग की दुनिया या फील्ड या इंडस्ट्री बनी है ना, तब से वो फॉलो होती आई है। और लोग बेवकूफ नहीं है, इतना मॉडर्न होने के बाद भी आज भी उन चीजों पे अमल कर रहे हैं। गर्म कर दो तुम्हारा प्लीज। ठीक है? समझ रहे हैं कहने का मतलब? तो थर्ड जो चीज है अपार्ट फ्रॉम ओकेजन, वो है एज ग्रुप, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक, अब अगर मैं बात कहता हूं इन्फेंट्स की, 0 to 12 मंथ्स एज ग्रुप जो है बच्चों का। अब आपके बुटीक में कोई आते हैं, जी हमारे बच्चों के लिए ये हम, आप हमें बताइए क्या फैब्रिक लाएं, इस तरीके का गारमेंट बनना है, तो आप क्या बोलेंगे उन्हें? अगर नॉलेज नहीं होगा ना, वो अप्रोप्रिएट गारमेंट बनेगा। तो इन्फेंट वियर में एज के हिसाब से जब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक की फॉर इन्फेंट वेयर या किड्स वेयर, तो आपको उस तरीके के फैब्रिक अपने बायर को क्लाइंट को बोलना है सिलेक्ट करने के लिए, जिनमें दो प्रॉपर्टीज 100% होनी ही चाहिए। स्पेशली इन्फेंट वेयर, इफ नॉट किड्स वेयर देन इन्फेंट वेयर, विच मीन्स 1 से 12 महीने, मतलब 1 साल तक के बच्चे के जो क्लोथिंग है। और जब मैं अभी आपसे शेयर करूंगा तो आप भी इस चीज को एग्री भी करेंगे, क्योंकि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए यूजुअली जो फैब्रिक सजेस्ट किया जाता है, उनमें दो मेजर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक, वो वार्मथ प्रोवाइड करना चाहिए, गर्माहट, और दूसरा, वो सॉफ्ट होना चाहिए। समझ रहे हैं? सॉफ्ट डज नॉट मीन फर, फर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर का रेशा निकलता है और वो ब्रीद करके सांस लेते हुए बच्चों को हार्म कर सकता है, उनके लंग्स में जा सकता है। ठीक है?
तो सॉफ्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 महीने से 12 महीने के बच्चे तक का जो स्किन होता है वो बहुत डेलिकेट होता है। इसीलिए दुनिया में देसी से देसी, बिलो एवरेज, एवरेज, एबव एवरेज, हाई एंड फैशन ब्रांड जो भी गारमेंट्स बनाता है इन्फेंट वेयर, वो सारे के सारे ऐसे ही फैब्रिक्स यूटिलाइज करता है, चाहे सिल्वर शेप कोई भी गारमेंट की है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ स्कर्ट या ट्राउजर या शॉर्ट्स या पैंट या कुछ भी, मगर वो सब बना किन से होगा? सारे ऐसे फैब्रिक से जिनमें या तो वार्मथ होगा, या तो नहीं जिनमें वार्मथ होगा ही होना चाहिए, और दूसरा वो सॉफ्ट होने ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरीके के जो किड्स हैं इस एज ग्रुप के, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है, उतना स्ट्रांग नहीं होता, उनको एक्सपोजर होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए सारे के सारे ऐसे फैब्रिक्स यूज किए जाते हैं जो वार्मथ प्रोवाइड करें, और एट द सेम टाइम जो अभी बताया स्किन डेलिकेट होती है, जो सॉफ्ट हो, रफ या कोर्स या स्टिफ ना हो। फाइन। और इसके बाद इन्फेंट वेयर के बाद जब हम स्कूल गोइंग किड्स की बात करते हैं या किड्स वेयर की बात करते हैं, देयर देयर हैव द गारमेंट्स एंड फैब्रिक्स हैव टू बी सॉफ्ट, एटलीस्ट मॉडरेट सॉफ्टनेस उसमें हो, अगर वो एक्सेस सॉफ्ट नहीं है, ओवर सॉफ्ट नहीं है, मॉडरेट सॉफ्टनेस होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा एम्फेसिस जो दिया जाता है वो दिया जाता है ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, क्योंकि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बॉडी की जो मूवमेंट है और जो एक्टिविटीज है, खेलना, भागना, गिरना, लड़ना, समझ रहे? इन द फॉर्म ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म ऑल्सो, डेली वेयर क्लोथिंग ऑल्सो, ऑलवेज यू विल एक्सपीरियंस। कभी भी नोट करके देखो, स्कूल गोइंग वाला जो एज ग्रुप है, उनके बच्चों के गारमेंट्स उसी फैब्रिक से बने होंगे, जो काफी हद तक थोड़ा बहुत सॉफ्ट तो होंगे ही होंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो होंगे ही होंगे, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली किन चीज पे ध्यान दिया जाएगा? वही सारे कपड़े, वही सारे फैब्रिक्स जो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो। समझ रहे हैं? ठीक है। और उसके बाद लेटर टीन्स, 18 और उससे अबव, सॉरी अबव नहीं, 18 तक, स्कूल कॉलेज गोइंग बेसिकली। ठीक है। उनका सबसे ज्यादा एम्फिसिस क्या होता है? अगर हम अपने आप को भी आज देखें, अगर हमें कुछ भी शॉप करना है, शॉपिंग करना है गारमेंट, तो हम क्या लेंगे सबसे पहले? क्या दिमाग में सबसे पहले क्या होगा? कोई बता पाएगा? जल्दी जल्दी, क्योंकि बिल्कुल बहुत लंबा समय। स्टाइलिस्ट फैब्रिक, दोबारा बोलोगे प्लीज? स्टाइलिस्ट गवर्नमेंट या सिल्वेट इज अ स्टाइलिस्ट लाइक दैट। 100 आउट ऑफ 100 जिसने भी बोला है, ग्रेट। क्योंकि इस एज ग्रुप के दिमाग में एक ही सबसे बड़ा कंसर्न होता है, व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड, व्हाट इज द लेटेस्ट स्टाइल। गॉट इट? तो जो भी ट्रेंडी कलर, जो भी ट्रेंडी पैटर्न, जो भी फैब्रिक ट्रेंड में, उनका मेन एम्फेसिस, इवन दे विल मोर एम्फसाइज ऑन ब्रांड्स, इजंट इट? ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम डे टू डे लाइफ में एज ए मासेस की बात करें, तो कहीं ना कहीं स्टाइल वाला, ट्रेंड वाला एरिया, उनका मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न वही होता है। बट एट द सेम टाइम, बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन, बीइंग अ कंस्ट्रक्टर, बीइंग अ डिजाइनर, आपको फिर उस एज ग्रुप के हिसाब से लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट फैब्रिक, लेटेस्ट कलर, उसी तरीके के फैब्रिक में बनवाना है या बनना है या एडवाइस करना है, जो कि उस एज ग्रुप को सूट करता हो, बीन्स स्ट्रेंथ के हिसाब से भी, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी भी, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉफ्टनेस भी, क्योंकि है तो अभी वो ग्रोइंग एज में ही ना। ठीक है। और जब हम बात करते हैं एडल्ट्स की, तो उसमें क्या होगा? एडल्ट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है हमारे नेक्स्ट पॉइंटर से। वो क्या है? एडल्ट्स विल बी डेफिनेटली ईदर ए वर्किंग वुमन, ईदर ए वर्किंग मैन, और ओल्ड एज। ओल्ड एज को हम अलग से डिस्कस करेंगे। पहले एडल्ट्स में हम बात करेंगे काम करने वाले लोग, मेल या फीमेल। तो डेफिनेटली उनका काम क्या करना है, कहाँ पे उनको वो यूनिफॉर्म के तौर पे पहनना है, कहाँ उनको अपने ऑफिस में वो डेली रूटीन में पहनना है। तो आपका डिजाइन, आपका सिलुएट, वो सब कहीं ना कहीं उनके काम के ऊपर निर्भर करता है। कैसे? जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है। और बट नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन है, वो भी इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाइल स्टिचिंग, वाइल डिजाइनिंग, वाइल पिकिंग अप अ फैब्रिक। लेकिन उसको
और ज्यादा इलेबोरेट वे में समझाने से पहले ओल्ड एज हमने अभी बात की थी, तो ओल्ड एज की भी तो जनता है ना दुनिया में बहुत सारी। तो आपने नोट किया है वो एक स्पेसिफिक तरीके के सटल कलर्स वाले कपड़े ही प्रेफर करते हैं, चाहे वो शर्ट है, ब्लेजर है, कोट है, पैंट है, कुर्ता पजामा है। आपने कभी किसी वंस इन अ ब्लू मून एक दो एग्जाम्पल के तौर पे पूरी दुनिया में या हिंदुस्तान में, बट आपने किसी ग्रैंडफादर की एज के पर्सन को, ओल्ड एज के पर्सन को फ्लोरोसेंट ग्रीन का कलर का फैब्रिक का कुर्ता पजामा पहने हुए देखा है कभी? या रेड कलर का, या ऑलिव ग्रीन कलर का? ऑलिव ग्रीन फिर भी मानते हैं, नहीं ना? बिकॉज देयर आर सर्टन एथिक्स एंड सर्टन प्रिंसिपल्स उस एज ग्रुप को बाय डिफॉल्ट, जब से ये इंडस्ट्रीज बनी है, जब से ट्रेंड बने हैं, उस एज ग्रुप के लोगों के लिए कुछ सटल कलर्स को ही हमेशा से प्रेफर किया गया है। बिकॉज उनका एज, उनका इवन इवन सिर्फ कलर की या बात नहीं मैं कर रहा हूं, जब हम प्रैक्टिकली फैब्रिक की बात करते हैं या उनके गारमेंट की शेप की बात करते हैं, यूजुअली नोट किया होगा थोड़ा लूज फिट टाइप ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि विद द एज उनकी बॉडी के पार्ट्स का रिफ्लेक्स एक्शन बहुत रिड्यूस हो जाता है, इजंट इट? उनकी एनर्जी लेवल बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो अगर हम बहुत टाइटली बॉडी हगिंग सिल्हूट वाला गारमेंट डेवलप करें उनके लिए, तो इट विल नॉट बी फिजिबल एंड यूजर फ्रेंडली फॉर देम, दिस एज ग्रुप। इसीलिए आप एक एडल्ट के कुर्ते पैजामे का सिल्हूट और फैब्रिक देखो, स्पेशली सिल्हूट मींस शेप या फिटिंग, इट विल 100% बी डिफरेंट फ्रॉम हमारा ग्रैंड फादर के कुर्ते पैजामे से। इट विल ऑलवेज बी लूजर लूजर वन बिकॉज ऑफ दीज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। ये जो मैं प्रिंसिपल्स रूल्स की बात कर रहा हूं ना, तो ओल्ड एज के रिलेटेड ये जो प्रिंसिपल्स रूल्स हैं वो यही है कि उनकी बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत लो, उनकी बॉडी का रिफ्लेक्स सेक्शन बहुत डिफरेंट और लो, ताकि उन्हें कंफर्ट फील हो, कंफर्टेबल फील हो, ताकि उनको इजी फील हो। उस तरीके के फैब्रिक्स को प्रेफर किया जाता है, स्पेशली उस तरीके के सिलवेट्स और डिजाइन को प्रेफर किया जाता है। किसी डिजाइनर से सुना है आपको कि किसी डिजाइनर ने बोला हाँ जी माय क्लाइंट इज 75 ईयर्स ऑफ एज और उसके लिए मैंने पेंसिल सिगरेट पेंट्स बनाई हुई हैं किसी इवेंट के लिए, या कुर्ते पैजामे का पैजामा चूड़ीदार बनाया है? देखा है कभी? मैं तो खुद बोलता हूँ एक आधा छोड़ दो, वंस इन अ ब्लू मून कोई ऐसा नया प्राणी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बट जनरल ज्यादातर 80-90% केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाली रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया भी जाता है, करना भी चाहिए अगर सही तरीके से काम करना है। और लास्ट में आज का टॉपिक का लास्ट पॉइंट इसी इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं फैब्रिक पिक करते हुए, डिजाइन करते हुए और एक्चुअल में गारमेंट का सिलुएट फाइनल करते हुए, कहीं ना कहीं आपके क्लाइंट का प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन भी इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है और बहुत 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 मेजर रोल प्ले करता है। अब स्कूल यूनिफॉर्म है, आपने कभी देखा वो ओवर टाइट फिटेड है, बॉडी हगिंग है? नहीं, क्योंकि हमें पता है स्कूल में जाने वाले बच्चे चाहे वो फर्स्ट क्लास के हैं चाहे वो 12th क्लास के हैं, उनकी स्पेसिफिक बॉडी की मूवमेंट्स हैं, एक्टिविटीज हैं स्कूल में, खेलना भी है, पढ़ना भी है, उछलेंगे भी, लड़ेंगे भी, पढ़ेंगे भी, इजिली बैठा जाना चाहिए, इजिली एक दूसरे से हैंडशेक करना चाहिए। गॉट इट? इसीलिए एक स्पेसिफिक तरीके का फिट और फैब्रिक स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए सदियों से यूज होता जा रहा है और होता भी जाएगा। हम ये नहीं कह सकते वी आर डिजाइनर्स, वी वांट टू क्रिएट ए न्यू ट्रेंड एंड न्यू काइंड ऑफ। हाँ, छोटा मोटा आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, एडिशंस कर सकते हो, सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स को एड ऑन कर सकते हो, बट दैट डज नॉट मीन कि आप एंटायरली उसकी सिलवेट को, उसके टाइप ऑफ फैब्रिक को, उसकी यूटिलिटी के मेथड को टोटली चेंज कर देंगे, फिर बिग फ्लॉप शो होगा और कुछ नहीं। फाइन, ठीक है। अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की बात करें, कोई भी एथलेटिक्स की या स्पोर्ट्स की बात करो, किस तरीके के कभी देखा बहुत ओवर बॉडी हगिंग है, बहुत टाइट टाइट है, प्लस द काइंड ऑफ फैब्रिक विच इज बीइंग यूज्ड इज यूजुअली निटेड वन, या उसमें इलास्टिसिटी होगी।
स्पैंडेक्स को यूज किया गया होगा। क्यों? क्योंकि पता है कोई बंदा ऐसे स्टैचू की तरह तो खेलेगा नहीं ना, बैडमिंटन भी अगर खेलना है एक ही जगह पे, उसको तो पूरे ग्राउंड में मूव करना है ना अपने कोर्ट में। क्रिकेट खेलना है तो वो एक ही जगह खड़े होकर थोड़ी बॉल करेगा या बैटिंग करेगा। किसी भी स्पोर्ट्स का नाम लो, isn't it? तो उस पर्टिकुलर गारमेंट का शेप, डिजाइन, पैटर्न, सिलवेट और उसके अलावा जिस जो मेन कंसर्न है हमारा, टाइप ऑफ फैब्रिक शुड बी सुटेबल एंड फीजिबल अकॉर्डिंग टू द ओकेजन एंड प्रोफेशन। समझ रहे हैं? गॉट इट? अब लहंगे का आपने फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टर डिजाइनर किसी वेडिंग के लिए, यहाँ तो हम खैर ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, चलो ऑक्यूपेशन ही रखते हैं, वेडिंग पे क्यों जाना दोबारा। आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि आपको दिन भर एक 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 जनरल मैनेजर है, फाइन, दिन भर आपने ऑफिस में आना है, अपना ऑफिस में बैठना है, टेबल पे लैपटॉप पे काम करना है। तो आपका आपका एक स्पेसिफिक सिलवेट भी चलेगा, थोड़ा सा टाइट टाइट सिलवेट भी चलेगा, क्योंकि आपकी इतनी मूवमेंट ही नहीं है ऑफिस में। आपका कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं है कि आपको बार बार कहीं चलना है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, बार बार कोई चीज उठा के चेक करनी है ठीक बन रहा है नहीं बन रहा, ऐसा तो है नहीं। आप अपना घर से आए, अपनी कार में आए, अपने व्हीकल में आए, ऑफिस के बाहर उतरे पार्किंग में, अपना रूम में बैठ गए। तो इसीलिए आप यूजुअली देखेंगे तो डिफरेंट शेप्स ऑफ स्कर्ट्स आपने पढ़ा होगा या पढ़ाए जाएगा आने वाले टाइम में। तो बहुत सारे ऐसे कमर्शियल शेप्स ऑफ स्कर्ट्स हैं जो ऑफिस में प्रेफर करते हैं विमेन, इजंट इट? और अगर हम ट्राउजर की बात करें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम कहते हैं फॉर्मल वेयर, तो उसमें भी बहुत वेरिएशन है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेसिफिक प्रोफेशन और ओकेजन को मद्देनजर रख के। कभी आपने किसी मैनेजर का इतना खुला देखा है ट्राउजर की टांगे, या ओवर टाइट? नो डाउट कि थोड़ा पहले ट्रेंड मेंस वेयर में चला था टाइट टाइट फिटिंग सी, लेकिन वो सबको अवेयर है जिन्होंने वो बनवाया है या पहना है कि इट वाज नॉट कंफर्टेबल एज इट यूज टू बी बिफोर, जो हमारा सिलवेट यूज होता था मेंस वेयर के साथ, फॉर्मल वेयर के साथ। फाइन। तो उसमें भी जितनी भी कमर्शियल और प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज हैं जो मेंस वेयर फॉर्मल वेयर में, सूट्स में, कोट पैंट में डील करती है मैन्युफैक्चरिंग में, उन सब ने चाहे उसकी विजुअल अपील वैसी फाइन फिटेड फिटेड रखी, लेकिन स्पेसिफिक एरियाज में आसन वाली जगह, क्रोच वाली जगह, जो नीचे एंकल वाला जगह है, वहां पे ऑल्ट्रेशंस करी, पैटर्न में भी, ओवरऑल डिजाइन में भी। क्यों? क्योंकि यूजर ने जब वो यूज किया, उनको बैठने में, उनको अपने कार में बैठते हुए और उतरते हुए दिक्कत हुई। हजार ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, किसी भी गारमेंट का एग्जाम्पल आप लो, तो कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने स्पोर्ट्स की एग्जांपल दी, मैंने स्कूल गोइंग यूनिफॉर्म्स की एग्जांपल दी, टीचर्स की। कभी आपने देखा कोई सतरंगी सा कोट किसी स्कूल ने टीचरों की यूनिफॉर्म रखी है या बच्चों की? देखा है किसी ने? हाँ, सर्कस में जरूर देखते हैं, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन प्रोफेशन वैसा ही है, इजंट इट? अब अगर हम आर्मी की यूनिफॉर्म की भी बात करें, जो उसका प्रिंट होता है कैमोफ्लाज, वो इसलिए ऐसा फाइनल किया गया है सदियों से, और अभी भी सारी कंट्रीज में फॉलो होता है, ताकि जब उन्हें कभी वॉर में जाना है, फॉरेस्ट में जाना है, जंगलों में जाना है, तो वो कैमोफ्लाज हो जाए अपनी सराउंडिंग और एनवायरनमेंट के साथ। ऐसा थोड़ी है कि आर्मी किसी और फ्लोरसेंट कलर या किसी और सतरंगी कलर की यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, या मतलब नहीं पहन सकते होते, या आज भी देयर हैज टू बी ए पर्टिकुलर rule which is the occupation and profession, and what that profession and occupation demands in the form of fabric and garment, वो as a constructor, as a designer, हमें प्लीज पता होना चाहिए। तो जब हम उन रेगुलेशंस को, उन रूल्स को, उस इंफॉर्मेशन और नॉलेज को यूज करते हैं, इन सभी पॉइंटर्स को प्रोफेशन में, तो बड़े बड़े धुरंधरों को हम धराशाही कर देते हैं। ये मेरी गारंटी है। मेरी क्या, जो भी इस ट्रेड में, फील्ड में, चाहे वो टीचर है, प्रोफेसर है, जिनकी अपनी इंडस्ट्रीज हैं, किसी से पूछ के देखना, किसी रिश्तेदार की हुई कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो इन सब चीजों पे कितना अमल और रिसर्च और प्लानिंग करते हैं बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट्स। इवन अगर नॉर्मल शॉर्ट्स भी बन रहा है ना एक एज ग्रुप का,
तो इन चीजों सबको मद्देनजर रखा जाएगा। गॉट इट? तो ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन प्लेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो आज का सेशन एंड करते हुए सिर्फ एक और चीज इंपॉर्टेंटली इसी से रिलेटेड है, क्योंकि हम फैब्रिक्स गारमेंट्स की बहुत डिटेल में बात की, तो एक हैबिट बना लो। वो क्या है? लेबल्स एंड मार्किंग्स। लेबल्स क्या होता है हम सबको पता है, केयर लेबल्स। हर एक गारमेंट में जो हम परचेज करते हैं उसमें केयर लेबल होती है। रेडीमेड गारमेंट्स की बात करता हूँ, तो उसमें केयर लेबल होती है। तो ये अपनी हैबिट बना लो कि उस केयर लेबल पे जो भी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी जो भी स्टेट है उसमें जो भी लिखा है उसको प्लीज पढ़ने की कोशिश करो। कोशिश से ज्यादा आदत डालो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो उसमें लिखा होगा ना वो सब आपको पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया होगा। और वो ऐसे ही नहीं लिखा, उसका कुछ मतलब है कि ये गारमेंट किस कपड़े से बना है। ठीक है, इसको धोना कैसे है, इसको सुखाना कैसे है, इसको आयरन कैसे करना है। समझ रहे हैं? तो जब आप 100 कपड़ों की आदत आपको पड़ जाएगी ना वो केयर लेबल पढ़ने की, फिर आपकी वो हैबिट बन जाएगी। और जब हैबिट बनेगी तो आप मिस्टेक कभी करोगे ही नहीं, ना वॉशिंग में, ना ड्राइंग में, ना स्टिचिंग में, ना आयरनिंग में, किसी की भी जगह नहीं। और ओवरऑल उसका क्या रिजल्ट होगा? चाहे वो आपके क्लाइंट का गारमेंट है जो आपने स्टिच करके दिया है, चाहे रेडीमेड गारमेंट है जो आपने अपने लिए या क्लाइंट के लिए लिया है, उसकी लाइफ स्पैन बढ़ेगी, एनहेंस होगी, क्योंकि आप उस गारमेंट पे लगे हुए केयर लेबल्स के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं इन सभी एरियाज की उसको समझोगे और फॉलो करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके गारमेंट्स की लाइफ, उसकी लुक, उसकी फिनिश, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसका कलर, सब ज्यादा टाइम के लिए इंप्रूव भी होगा और एनहेंस भी होगा। मींस शॉर्ट में आप अपने गारमेंट्स की लाइफ को बढ़ाओगे। अगर सबका नहीं करना, एटलीस्ट इतनों का तो करो जो फेवरेट है, जिसका मन नहीं होता, जो महंगा खरीदा है, या जो फेवरेट है, कि जो एक सीजन में 4 5 10 बारी पहनने के बाद मन करता है यार अगले सीजन तक तो चले। समझ रहे हैं कहने का मतलब? ये तो था केयर लेबल्स की बात, गारमेंट से रिलेटेड। और जब हम बात करते हैं फैब्रिक्स की, जो आपने परचेज करना है या करवाना है अपने क्लाइंट को कोई भी गारमेंट स्टिच करने के लिए आपके बुटीक्स में या डिजाइन स्टूडियोज में, तो जब कपड़े की दुकान पे, फैब्रिकेटर की शॉप पे जाते हैं, तो हर एक कपड़े की थान, जिसको हम फैब्रिक बीम बोलते हैं, उसके सबसे अंदर वाले लेयर में एक ऐसा ही स्टिकर लगा होता है। तो जो केयर लेबल गारमेंट पे लगा होता है उसको हम केयर लेबल बोलते हैं। और वैसी ही इंफॉर्मेशन जो कि कपड़े से रिलेटेड, फैब्रिक से रिलेटेड, उस कपड़े के थान में, फैब्रिक बीम में होती है, उसको हम बोलते हैं मार्किंग। Marking is basically a sticker which contains a very important information about that fabric. ये कौन से वीव से बना है, ये knitted है, ये woven है, इसमें कितना यान लगा है, इस फैब्रिक का जीएसएम कितना है, क्या ये विंटर वाला कपड़ा है या समर वाला कपड़ा है। तो अच्छी कंपनियां, फैब्रिक मिल्स, वो मार्किंग्स लगाती हैं कपड़े के थान में बिफोर सेलिंग इट टू और सेंडिंग इट टू देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स। समझ रहे हैं? गॉट इट? तो ये मैं डेफिनेटली चीजें, हेडिंग्स आपके साथ शेयर करूंगा उसके बारे में। प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट ऑल्सो एंड इट इज अ ऑर्डर ऑल्सो। डू सम रिसर्च वर्क, ताकि नेक्स्ट ट्यूसडे को जब हम दोबारा मिलेंगे तो आपकी क्वायरीज भी डेफिनेटली होंगी, और वो तभी होंगी जब रिसर्च किया होगा। पहली बात तो यही है। और उसके अलावा आई विल क्रॉस चेक, पूछ के कि आपने रिसर्च करा है कि नहीं करा। फाइन, थैंक यू सो मच। बहुत टाइम भी आज हो गया है, तो किसी ने कुछ पूछना हो बेझिझक पूछ सकते हैं। एंड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की जो हम जाने अनजाने में स्किप कर जाते हैं 90% टाइम्स। आई होप यू एग्री टू दिस पॉइंट। रेशु, व्हाट यू से? Yes, you're correct. All these type of things are very important and we don't see it. We never. Actually, we have discussed this in class also. Actually, even I don't have an habit to check all that. See, apart from providing you guys knowledge, my main concern was कि हमने ये हैबिट बनाना है। और जब बनाएंगे ना, आई कैन गारंटी हमें कोई बीट नहीं कर सकता।